वर्ड्स, ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये जो एल्गी है ना, एल्गी, इनके बारे में अगर हम लोग पढ़े तो देखो, इसकी स्टडी जो होती है एल्गी की, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या बड़े ही प्यार से सिंपल इसको हम लोग एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, ये वर्ड हम लोग, फाइको इज द वर्ड, ओके। देखो ये नाम है, एक तो है, ये नाम है बेटा, ये है फ्रिश, ये साइंटिस्ट है, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एल्गी, एल्गोलॉजी, और फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं फ्रिश को, ठीक है। या तो बेटा ये है MOP आयंगर, ठीक है, ये जो भाई साहब है, भाई साहब नहीं, दादाजी है ना, तो ये जो है MOP आयंगार, ये जो है बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। तो लिख लो बेटा पहले तो फटाफट, क्लियर है। फ्रिश कौन है बेटा? फादर ऑफ फाइकोलॉजी, है ना। तो ये है ना वर्ल्ड लेवल के बाप है आलगी के, ठीक है। और ये जो है इंडियन लेवल के बाप जो है MOP अयंगर। सो इनका कंट्रीब्यूशन है, बढ़िया कंट्रीब्यूशन है स्टडी ऑफ एल्गी में, एल्गोलॉजी में, फाइकोलॉजी में, ठीक है। सर MOP ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है, राइट? फाइकोलॉजी, दोनों ही फाइकोलॉजी के फादर है, ये वर्ल्ड लेवल के हैं, ये इंडियन लेवल के हैं, बस थोड़ा लेवल में फर्क है, अच्छा। ठीक है, ये दोनों ही है, ठीक है। तो ये हो गया अभी एक सिंपल। तो बेटा देखो एल्गी बड़े ही सिंपल होते हैं यार, है ना। आपके जैसे, आप जैसे सिंपल लोग हो वैसे ये भी है। थैलॉइड है, थैलॉइड मतलब ऑब्वियसली बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स, ठीक है, सिंपल बॉडी। अब ये जितने भी एल्गी होते हैं बेटा वो ऑटोट्रॉफिक है। अभी ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप जानते हो ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप जानते हो, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। देखो इनमें स्पेशलिटी है कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें बेटा क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जरूर होता है, ठीक है। एंड सी दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब मोस्ट ऑफ द एल्गी पानी में ही मिलेंगे आपको, वाटर में, ठीक है। चाहे आप लोग फ्रेश वाटर के बारे में बात करो या चाहे बच्चों आप लोग इसके बारे में बोलो, मरीन वाटर, ठीक है, तो हर जगह ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, एक्वेटिक बॉडी में ये पाए जाते हैं ना। ये तो बड़ा ही सिंपल कार्यक्रम हो गया। बट इसके अलावा एल्गी, कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? देखो अगर आप देखोगे तो मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर वो ग्रो होंगे, है ना। आप देखो कभी झरने वरने होते हैं या कहीं पे पत्थर जमा होते हैं पानी के पास में, आप उनके ऊपर पैर रखोगे तो पैर फिसल सकता है कि नहीं। बहुत हाँ से लोग सर। पानी में डूब के मरते हैं, ठीक है, वो इसी चक्कर में जाते हैं, उनको लगता है मतलब है ना, सेल्फी वेल्फी लेने पहुंच जाते हैं, ये पत्थर पे चढ़े, वो पत्थर पे चढ़े, अचानक बेटा है ना पूरा गायब ही हो जाते हैं। फिसलन होता है उधर। हाँ हाँ, फिसलन होते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर भी बेटा, इवन मैंने सुना है बहुत से लोग बाथरूम में गिर जाते हैं फिसल के, ये ना, बाथरूम में गिरने की केसेस आपने सुनी होगी, एकदम फ्रैक्चर ही बना लेते हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसे आपको एक ना एक केस उनके जीवन में देखने को मिलेगा। Sorry, you are not audible to me. सर, आर यू देयर? Sir, I can't hear you. Yes, sir. I also can't hear you. सर का कोई प्रॉब्लम होगा?
थोड़ा कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, डिस्कनेक्ट हो गया था, होता है ये अभी बारिश बारिश के चक्कर में, नेट में होता है ऐसे, इंटरनेट कभी कभी धोखा देता है। एनीवे देखो मैं यहाँ पे जब तक ये कनेक्ट होता है, मेरा आवाज जरूर आपके पास आ रहा होगा, आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। यस सर। अरे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, चलो पता नहीं क्या हुआ, बट आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन है। ओके तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल बात ये है कि ये जो फंगस होते हैं ना, फंगस यार उनको है ना ड्राई कंडीशन में रहने की आदत होती है, ड्राई कंडीशन में रहना है। सर अभी तो एल्गे के बारे में पढ़ा रहे थे ना, क्या? वो मॉइस्ट सॉइल में आप वो बाथरूम का कुछ एग्जांपल दे रहे थे। अच्छा उसके बाद में कटी गया था क्या आवाज? Yes, sir. अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। चलो तो बाथरूम वाली बात बताई थी, वो भूल गए क्या? मतलब वो सुना था कि नहीं? Yes, sir. चलो वो सुना हाँ था। हाँ ठीक है, तो वो तो हो गया ना। तो मैं यही बता रहा था कि बहुत सारे फंगस जो होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें, फंजाई के बारे में, ठीक है, तो बेटा वो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो कभी कभी एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। अभी सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब ये म्यूचुअलिज्म क्या है बच्चों? म्यूचुअलिज्म इज प्लस प्लस रिलेशनशिप है। प्लस प्लस का मतलब क्या है? जो दो अलग स्पीसीज एक दूसरे के साथ में रहते हैं, है ना, वो दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे को। अभी जैसे कि यहाँ पे एल्गी खाना बना करके देगा और फंगस दूर दूर से पानी ला करके देगा। देखो एल्गी पानी के बाहर नहीं रह सकता, ठीक है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसका फर्टिलाइजेशन पानी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट फंगस जो है डेफिनेटली बेटा ड्राई कंडीशन में रह सकता है, इसीलिए एल्गी और फंगी एक साथ मिल करके रहते हैं, इसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। अब ये चीज आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज जो है आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का जो चैप्टर है ना, उसमें बेटा आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल थिंग, ठीक है। एल्गी और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। एल्गी जैसे यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है इसको हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कहते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखोगे तो एल्गी जो होते हैं वो वाइफ का रोल प्ले कर रहा है और फंगस जो है बेटा वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है, शेल्टर दे रहा है ड्राई कंडीशन से। एल्गी फूड बनाता है तो फंगी प्रोटेक्शन करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो यही चीज है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द लाइकेन। एक और एसोसिएशन आपको दिखाई दे, यहाँ पे देखो ये स्लॉथ आपको दिखाई दे रहा है, इनको स्लॉथ बोलते हैं। अब ये स्लॉथ होते हैं बड़े स्लोली चलते हैं, है ना, देखा होगा कभी आपने। तो ये जो स्लॉथ होते हैं ना, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके हेयर थोड़े से देख लो आप लोग। यहाँ पे मैं पैच बना देता हूँ, ये देखो, इसके हेयर देखोगे तो पूरे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। क्या है पता है? इनके हेयर के ऊपर बेटा एल्गी ग्रो होता है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। इस स्लॉथ को क्या फायदा है? स्लॉथ जो बेटा जैसी बारिश हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा और ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि एल्गी है ना थोड़ा सा ज्यादा बेटा प्रॉस्परस होता है पानी में रेनी सीजन में। तो जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बेटा ये बहुत ज्यादा ग्रीनिश हो जाते हैं, तो इनको कैमोफ्लेज मिलता है, मतलब प्रीडेटर से ये बच जाते हैं। अभी जब सूखा पड़ जाता है एकदम तो जंगल पूरा ब्राउनिश कलर का होता है, तो ये भी एल्गी भी सूख जाते हैं, तो ये बेटा स्लॉथ भी ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इस तरह से इस स्लॉथ को एल्गी से बेनिफिट है। एल्गी को क्या फायदा है? एल्गी को बेटा क्योंकि ये स्लॉथ बहुत ऊपर ऊपर पेड़ों पे चढ़ते हैं, तो बेटा जितने ऊपर जाएंगे इतना बेटा उनको लाइट मिलता है ना। एज वेल एज बेटा इनके हेयर में ह्यूमिडिटी ट्रैप होती है, तो वहां पे ही ये एल्गी रहता है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है, मिनरल्स लेता है, सब लेता है, ठीक है। और बेटा दोनों इस तरह से म्यूचुअलिज्म यहाँ पे आपको शो करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ सर बोलो बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, सर आपको आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आयन अयान अयान आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, बोलो कुछ पूछना चाहते हो? चैट सेक्शन में टाइप करो ना, बोलने की हमेशा जरूरत नहीं होती, इफ यू कैन। यस मैंने आपको बताया ना, स्लॉथ को क्या एडवांटेज मिल रहा है, वो प्रीडेटर से बच लेता है, कैमोफ्लेज मिलता है। जब वो बहुत ग्रीन हो जाएगा तो देखो पेड़ों के ऊपर रहता है,
पेड़ों के ऊपर रहता है ना, तो वो दिखाई नहीं देगा आपको जल्दी से। मतलब जो जो शिकार करने वाले लायन है, टाइगर है, उनको ये दिखाई नहीं देगा उतने इजीली जितने इजीली दिखना चाहिए। क्योंकि इनको आप देखोगे ना, आपने कभी जूटोपिया मूवी देखा है क्या, एनिमेटेड? उसमें देखो दिखा है बैंक में इनको, है ना, बिल्कुल स्लोली काम करते हैं, बिल्कुल स्लो बेटा, स्लोवेस्ट एनिमल है ये। मतलब ये रोड क्रॉस कर रहे होंगे ना ये, तो लोग अपनी कार रोक देते हैं, इनको उठाते हैं, पेड़ पे लटकाते हैं, फिर अपनी कार भगाते हैं, क्योंकि इनका इंतजार करेंगे तो ये 1 आवर लगा देंगे उतना सादा रोड क्रॉस करने को। बहुत स्लोली जाते हैं ये, बहुत ही स्लो रहता है इनका मूवमेंट। तो सर हाँ, सर फिर एल्गी को क्या प्रोटेक्शन मिलता है, आपने बोला, अभी तो सॉरी, बताया ना एडवांटेज एल्गी को क्या बेनिफिट है। आप सुना करो सही ढंग से, फोकस करो, मैं चीजें पहले ही बता देता हूँ। सर ओके, नेटवर्क। देखो मैंने क्या कहा, एल्गी को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल रहा है, एल्गी टेरेस्ट्रियल हैबिट में नहीं रहना चाहता। अब कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहना सीख गए, ठीक है, अब उनको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो हेयर डिकम्पोज होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, है ना, हेयर में ह्यूमिडिटी ट्रैप होती है, वाटर मिलता है, और बेटा वो जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ज्यादा बेटा उनको सनलाइट मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये जो बेनिफिट है ये एल्गी को है, ठीक है। तो ये दोनों जो बेटा एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल को रिलेशनशिप में रहते हैं, सी, है ना, इसी को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इजी है? यस, सर। ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। अभी मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। देखो एल्गी फोटोसिंथेटिक है, बट फिर भी कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनको हम लोग पैरासिटिक एल्गी बोलते हैं। पैरासिटिक लिख सकते हो आप लोग, है ना, पैरासिटिक एल्गी। अब पैरासिटिक मतलब बेटा ऐसा होता है कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल पूछे तो आप लोग ये लिख लेना, ये है बेटा सेफिया ल्यूरियस नाम का एल्गी। ये कहाँ पाया जाता है? ये टी प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है। ये कॉज कराता है बेटा रेड रस्ट ऑफ टी, है ना, टी प्लांट को डिसीज होता है, और उसका स्टडी किया गया तो पता चला ये तो एल्गी है। तो दे कॉज द रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है। नाम है बेटा एल्गी का सेफिया ल्यूरियस। क्या नाम है बेटा एल्गी का? सेफिया ल्यूरियस। सो दिस इज एन गुड एग्जांपल। ये मतलब ये एम्स में क्वेश्चन आया था, इसीलिए बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं। इजी, समझ रहे हो ना ये, है ना? Yes, sir. ओके, एक और एल्गी का नाम बता देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं, उसका नाम है बेटा हार्वेला। हार्वेला नाम का एल्गी है, ये भी पैरासिटिक एल्गी है, ये भी पैरासिटिक एल्गी है, बट ये रेड एल्गी के ऊपर बेटा ग्रो होता है। मतलब दूसरे जो बड़े एल्गी होते हैं उनके ऊपर बेटा हार्वेला नाम का एल्गी ग्रो होता है। तो दो पैरासिटिक एग्जांपल बताया बेटा एल्गी के, एक है सेफिया ल्यूरियस और एक है हार्वेला। सेफिया ल्यूरियस रेड रस्ट ऑफ टी कॉज कराता है, और हार्वेला रेड एल्गी के ऊपर ग्रो होता है। दोनों रेड से संबंध रखते हैं, ठीक है, बट दोनों थोड़े अलग अलग है। समझ रहे हो आप? यस, एवरीवन इज Yes, क्लियर? sir. बहुत बढ़िया। यस तो सर। चलो ये हो गया बेटा बड़ा ही सिंपल पॉइंट। ये देखो ये भाई साहब हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्लॉथ बियर, ठीक। तो ये बड़े ही है, स्माइल कर रहा है, खुश है। सो एनीवे, जब भी ये पेड़ों के ऊपर होते हैं तो खुश होते हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि इनके बॉडी के ऊपर बेटा डेफिनेटली एल्गी ग्रो होता है, और वो बिल्कुल इनके बॉडी के ऊपर पाया जाता है, कहीं दूसरी जगह पे आपको ये एल्गी देखने को नहीं मिलेगा। एनीवे, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ अब देखो बेटा दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एल्गी हैं। डाइवर्सिटी, हैबिटेट तो आपने देखा कितना अलग अलग प्रकार है। टेरेस्ट्रियल भी है, सिम्बायोटिक भी है, एनिमल के बॉडी के ऊपर भी है ना, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में, हर जगह बेटा ये पाए जाएंगे, ठीक है। बट इनके बेटा आप डाइवर्सिटी देखो तो देखो बहुत सारे डिफरेंट आपको साइज और शेप आपको देखने को मिलेंगे, हाईली वेरिएबल। जैसे कि देखो कुछ एल्गी जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स है। अभी जैसे कि एग्जांपल है क्लैमाडोमोनास, ये एक सिंगल सेल एल्गी है भाई, सिंगल सेल क्लैमाडोमोनास। ये देख लो आपके सामने क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉल्वॉक्स जो होता है ये कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनीज में रहता है, और फिलामेंटस फॉर्म है जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो बेटा ये थोड़ा सा आपको मैं क्या करता हूँ, इसका पेन एंड पेपर मेथड पे थोड़ा सा इसका और
ज्यादा डिटेल बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं बच्चों। ओके, तो ये रहा बेटा एक डिटेल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर है। ठीक है, अब जो यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं ना, या तो वो मोटाइल होते हैं जैसे कि क्लैमाइडोमोनास है, ये ऐसे होते हैं क्लैमाइडोमोनास, और इनको बेटा फ्लैजेला होते हैं ऐसे। इन फ्लैजेला की वजह से बेटा ये मोटाइल होते हैं, इधर उधर घूमते हैं पानी में। तो ये एग्जाम्पल है मोटाइल का। बट बेटा आपको देखो, कुछ एल्गी जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल है मतलब वो घूमते नहीं है, वो मोटाइल नहीं होते, उनके पास फ्लैजेला नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल का एल्गी है, बट बेटा वो नॉन मोटाइल होता है। वैसा ही एग्जाम्पल है एसिटाब्युलारिया। एसिटाब्युलारिया जो है बेटा ये एक बहुत बड़ा सेल होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर आपको कोई भी पूछे ना कि आप बताओ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए एसिटाब्युलारिया। अब आपको ये कंसेप्ट पहले तो समझ में आना चाहिए। आपने शायद सुना होगा लार्जेस्ट सिंगल सेल के बारे में, है ना, वो तो है ऑस्ट्रिच Yes, एग, sir. बराबर है। अब यहाँ पे Yes, जो बोल sir. रहे हैं ना, देखो ऑर्गेनिज्म, ऑस्ट्रिच इज द ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उसका एक सेल बहुत बड़ा है, सिंगल सेल, एक सेल इज अ वेरी लार्ज सेल। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लार्जेस्ट सिंगल सेल, तब आप बोलना ऑस्ट्रिच एग। बट बेटा ये पूछे ना ऐसा जीव बताओ जो खुद एक सिंगल सेल का है और बहुत बड़ा है, आर यू श्योर? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है बट इट इज वेरी लार्ज, तो तब आपको आंसर देना है एसिटाब्युलारिया। कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लार्जेस्ट सिंगल सेल एक अलग कंसेप्ट है, वो सेल कौन सा पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आंसर आता है बेटा, है ना, एसिटाब्युलारिया। आप फंगस भी पढ़ोगे ना, फंगस में बेटा आप तो एसिटो एक्टिनोमाइसिट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बट इतने नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, डन। अब आते हैं बेटा दूसरे मुद्दे पे। कुछ एल्गी जो होते हैं कॉलोनियल है, कॉलोनियल है मतलब कॉलोनीज बना देते हैं। उसका एग्जांपल अब भी मैंने दिखाया था आपको, क्या था बेटा उसका एग्जांपल, वॉलवॉक्स, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। अभी जो वॉलवॉक्स होते हैं ना, इनकी एक बड़ी स्पेशलिटी मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं दे फॉर्म सिनोबियम। अभी सिनोबियम क्या है मैं बता देता हूँ। देखो जब भी आप वॉलवॉक्स की कॉलोनी देखोगे ना ऐसे, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये जो देखो बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी यहाँ पे कॉलोनी में लोग रहते हैं इंडिविजुअल, नंबर इज सपोज ये 32 है, 32 है, या तो 64 है, ठीक है। तो सपोज मान लेते बेटा पेरेंट सेल में, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि इस पेरेंट कॉलोनी में 32 इंडिविजुअल सेल्स है। कितने बेटा? 32 इंडिविजुअल सेल्स है। अब क्या होता है, अब सपोज इसको जब रिप्रोडक्शन करना है तो पूरी की पूरी कॉलोनी एक साथ रिप्रोड्यूस होती है। कैसे? ठीक है, एक छोटी कॉलोनी बन जाती है बेटा, जिस, है ना, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बन जाती है। देखो यहाँ 2 कॉलोनीज बनाती है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा डॉटर कॉलोनी, ठीक है। और ये जब डॉटर कॉलोनी बड़ी हो जाएगी, पूरा मैच्योर्ड ऐसे, तो उसमें कितने इंडिविजुअल रहेंगे? उतने ही जितने पेरेंट में थे, ठीक है, 32। 32। तो इसको बोलते हैं सिनोबियम। सिनोबियम मतलब, सिनोबियम का मतलब है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लिख रहे हो ना आप लोग, ठीक है, इज No, sir, फिक्स्ड, I'm not writing. नो ठीक है, सर, द नंबर आप ऑफ नोट भेजते हो ना। इंडिविजुअल्स इज फिक्स्ड, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस चीज को बेटा हम लोग कहते हैं, नहीं लिखो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज फिक्स्ड। और अगर ये फिक्स्ड है ना, इन कॉलोनी हमेशा, इस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सिनोबियम। बेस्ट एग्जांपल क्या है, वॉलवॉक्स। सब बोलोगे सर ये क्या बता रहा हो, तो ये एनसीईआरटी में है बेटा, उन्होंने ये टर्म नहीं लिखा सिनोबियम, ये नाम लिखा नहीं है, बट ये डायग्राम दिखाई है उन्होंने। आप डायग्राम देखोगे तो उसमें डॉटर कॉलोनी बनते हुए आपको दिखाई देगी,
ठीक है, यू विल सी दिस वन। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है नीट का, अभी तक तो आया नहीं है बट आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशल दिखाया गया इमेज। आप देखोगे कॉलोनीज की आपको दिखेगा। यस, क्लियर है, कॉलोनी वाला समझ में आया। नेक्स्ट वन बेटा, सर आपने तीसरा ये है, वॉलबॉक्स का डायग्राम बनाया ना? बिल्कुल वॉलवॉक्स की कॉलोनी है ये पूरी। ठीक है, एक कॉलोनी है ये। ओके। इस कॉलोनी में 32 इंडिविजुअल्स है। तो वैसे ही बेटा जो डॉटर सेल बनी आगे, उसमें भी 32। सपोज अगर इसमें पेरेंट कॉलोनी में 64 इंडिविजुअल्स होते हैं, तो डॉटर कॉलोनी में कितने होते हैं बेटा? 64 ही इंडिविजुअल होते हैं। तो अपना स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, कॉलोनी में हमेशा वो नंबर फिक्स रहेगा, इसको बोलते हैं सिनोबियम। करेक्ट है, यस सर, डन। समझ गया। आगे बढ़ते हैं, चले, समझ में आता है। चलो थर्ड वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बच्चों, है ना, कुछ एल्गी जो है वो फिलामेंटस है। ठीक है, फिलामेंट मतलब धागे जैसे, थ्रेड जैसे लॉन्ग, डेफिनेटली, है ना। अब ये जो होते हैं, जैसे एग्जांपल, कुछ होते हैं अनब्रांच्ड, मतलब उसमें ब्रांचेस नहीं होती, सीधा सीधा धागा होगा, थ्रेड थ्रेड। फॉर एग्जांपल बेटा स्पाइरोगायरा, या तो बच्चों यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये जो है इनके पास सीधे सीधे धागे होते हैं, थ्रेड थ्रेड थ्रेड, ये इनमें कोई ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, एक और है, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस। ब्रांच फिलामेंटस का एग्जांपल है बच्चों कारा, इसका प्रोनाउंसिएशन कारा है। ठीक है, कारा नाम का एल्गी है। इसमें क्या होता है, देखो ये, देखो ये एक्सिस है उसका, अब इस एक्सिस के ऊपर बेटा ब्रांचेस आ रही है, ऐसे फिलामेंट्स ही आ रहे हैं, बट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस, है ना। तो ये है कारा, ये बेटा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, दोनों में फर्क देख लो, फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड ब्रांच्ड। ठीक है, एक और चीज, फोर्थ वन, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्रोफिलामेंट। सभी मैक्रोफिलामेंट बोलना। ठीक है, या तो जैसे कि बहुत बड़े मैक्रोथैलस, ठीक है, ये सर भी बोल थर्ड सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा ना? ठीक है, ये बेटा मैक्रोथैलस। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोफिलामेंट। बेटा ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट है, इससे आगे बढ़े। ठीक है, ये फिलामेंटस हो गया, एक होता है मैक्रोफिलामेंट। ठीक है, इसको छोड़ दो, पोजीशन देखो, पोजीशन। ठीक है, ये ओ ठीक है, ओके। तो मैक्रोफिलामेंट या मैक्रोथैलस वाले जो एल्गी होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं बेटा, वो बहुत मतलब बहुत ही बड़े। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे कैन बी, ठीक है, उनकी जो हाइट होती है या लेंथ है ना, हाइट अबव 100 मीटर्स। यार 100 मीटर आपको अंदाजा है कितना हो सकता है? 100 मीटर मतलब मे भी आप जो रूम में बैठे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 मीटर इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, बाप रे सर। आप इमेजिन करो कि 100 मीटर मतलब आप जो पूरे वार्ड में रहते हो उतना बड़ा एल्गी फैला हुआ है पूरे समंदर में। आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा या नेट जियो देखो, इसमें ना लोग समंदर में कूदते हैं। आप देखो जब बहुत ज्यादा डीप वो जाने की कोशिश करते हैं तो उनके आजू बाजू में ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े हरे पर्दे लगे हुए हैं पानी के अंदर। ठीक है, वो सारे बेटा एल्गी है, और ये मैक्रोफिलामेंट है, बहुत बड़े होते हैं, वेरी ह्यूज। मतलब देखो, पहले एक आता था बर्मुडा ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है, जिसमें ऐसा थे जहाज वहाज खो जाते हैं, तो इनके ऊपर भी ब्लेम है ना, मतलब वो मिस्ट्री है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एल्गी जो होते हैं ये इतने ह्यूज है कि अगर इनमें कोई फंस गया तो निकल पाना मुश्किल है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं, जहाज फंस गया तो निकलना मुश्किल है। तो जो बड़े बड़े शिप्स होती है ना, उनके नीचे है ना ऐसे रेजर्स लगे होते हैं, रोटर 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 लगे होते हैं। ठीक है, आरे जिनको हम लोग बोलते हैं। तो वो करते क्या है, आइसबर्ग्स आएंगे या तो ये बड़े बड़े एल्गी आएंगे, अगर उसमें फंस गए बेटा वो बहुत तेजी से घुमाते हैं उसको ताकि वो कट जाए पूरे। ठीक है, सो दे आर वेरी यूज, वेरी यूज। मतलब देखो आप उनके सामने चीटी समान हो,
आप बहुत छोटे हो उनके सामने, ठीक है। तो आप इमेजिन करो डाइवर्सिटी साइज की। यूनिसेलुलर बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल, ठीक है, से शुरू होकर के दिस इज ह्यूज, यू नो, अबव 100 मीटर हाइट, इट्स टू मच। ये एनसीईआरटी में दिया है हमारे पॉइंट। फॉर एग्जांपल सार्गैसम या फ्यूकस। अब ये बेटा ये देखो, ये सार्गैसम, ये फ्यूकस नाम आपको मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है ना। Yes, जब मैंने sir. लाइफ Diplomatic साइकिल life पढ़ाया था, cycle. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला। तो ऐसे जो एल्गी है, केल्प, केल्प है या ऐसे, ये जो एल्गी है बेटा, दे आर वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़े होते हैं। ये हमें समझना है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। ये खास करके ब्राउन एल्गी है, ब्राउनिश एल्गी इनको बोलते हैं, तो ये बहुत बड़े होते हैं। ये रहे बेटा अपने 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द साइज। एक है यूनिसेलुलर, एक कॉलोनियल है, एक फिलामेंटस है, और एक है बेटा मैक्रोफिलामेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। ना ना यार, ये मल्टी सेलुलर है मेरे भाई, यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। दे आर मैक्रोफिलामेंट, हाइट अबव 100 मीटर, सो दे आर नॉट सिंगल सेल। फिलामेंट है ना, थैलस है, तो वो मल्टी सेलुलर है, ओके सर। समझ रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये रहा बेटा एक बहुत ही साधारण सा मुद्दा एल्गी के बारे में। एक और मुद्दा है जिसके बारे में हमें बात करना है, और वो है एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, अभी रिप्रोडक्शन के 3 Meiosis. टाइप है, ठीक है। पहला पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है बच्चों। अब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसे प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलता है, स्टेम, स्टेम कटिंग से प्लांट बन गया, रूट कटिंग से प्लांट बन गया, लीफ से प्लांट बन गया, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट है जिसका एक्चुअल काम रिप्रोडक्शन नहीं है, उससे भी कभी कभी आगे वाली जनरेशन आती है। इसके कुछ साधारण से हम लोग एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं। तो पहली चीज जो होगी वो होगी बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन जो है, ये आपको यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल एल्गी है, अब वो एक सेल है, ठीक है, उससे 2 सेल बन जाएंगे जब ये टूट जाएगा बीच से। सो लाइक दैट, है ना, इट्स वेरी सिंपल मेथड। दूसरी एक मेथड है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, ठीक है। ये भी आपको खास तौर पे यूनिसेलुलर एल्गी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेल है, इस सेल के ऊपर छोटा अनइक्वल सेल आया, इसको बोलते हैं हम लोग बर्ड। जैसे ईस्ट में भी आप फंगस में पढ़ोगे, बडिंग होती है, ठीक है। सो दिस वे इट कैन हैव बाइनरी फ्यूजन, इट कैन हैव बडिंग, ठीक है। तीसरा एक मेथड हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो भी होता है बेटा, ये आपको जो फिलामेंटस एल्गी है इनमें आपको देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली बेटा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस है, मतलब अगर हम एक ऐसा एल्गी बना ले, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये एल्गी है, एक फिलामेंट है पूरा, ठीक है, इस तरह से थैलस है। अगर ये बीच से टूट गया यहाँ से, तो ऑब्वियसली बेटा इससे एक अलग बनेगा, इससे एक अलग थैलस बनेगा। तो एक ही थैलस से बेटा 2, मतलब यहाँ से टूट जाएगा ये फ्रैगमेंट, और ये फिर बड़ा हो जाएगा। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब फ्रैगमेंटेशन हमेशा मल्टी सेलुलर में ही देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर एल्गी में आपको फ्रैगमेंटेशन दिख सकता है क्या? नहीं, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी में फ्रैगमेंटेशन नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप। ये जरूरी है कि बेटा यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, ये थैलस जो है मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि कुछ एल्गी में बेटा ट्यूबर्स बन जाते हैं। ट्यूबर आप लोग समझते हैं, जैसे पोटैटो इज अ ट्यूबर, तो वैसे ट्यूबर बनते हैं, है ना। ये मल्टी सेलुलर एल्गी में बनेगा, खास करके जो बड़े बड़े एल्गी हैं जो अभी मैंने बताए थे उनमें, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे अभी।
तो ये है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो खास करके इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नीट वाला नहीं पूछेगा, मतलब ज्यादा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। अच्छा, तो फिर बेटा दूसरा एक पॉइंट आता है, ये तो रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो दूसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जो भी पेरेंट बच्चे बनते हैं, मतलब जो जनरेशन आती है वो क्लोन होते हैं, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल। बट ये डिफर क्या है इसमें कि इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पोरोजेनेसिस। अब आप समझ रहे होंगे यार स्पोरोजेनेसिस करता है मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। है ना, प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स। तो दो प्रकार के स्पोर्स बन सकते हैं, ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इट कैन प्रोड्यूस। तो चलो नंबर 1, कुछ स्पोर जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा दे आर मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, मोटाइल स्पोर कौन होते हैं बेटा? मोटाइल स्पोर जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जू स्पोर। अभी जो भी स्पोर बनते हैं वो देखो, ये स्पोर बन गया है ना, थोड़ा सा बेटा फर्क होता है, स्पोर में थिक वॉल्स होते हैं, थोड़े से थिक वॉल होते हैं, जरूरी नहीं हमेशा हो, बट नॉर्मल सेल से तो थिक वॉल होता है। अब ये स्पोर बना, इसके ऊपर बेटा दो फ्लैजेला है, ठीक है, इसको बोलेगा बाय फ्लैजेलेटेड, है ना। या तो बेटा देख लो यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 क्वाड्री फ्लैजेलेटेड। मतलब ये स्पोर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं और वहां पे जाके जहां पे भी इनको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, सबस्ट्रेटम मिलेगा, वहां अटैच हो जाएंगे और नया जो भी एल्गी है वो बनाएंगे। ठीक है, ये चीज है बेटा, इसको बोलते हैं जू स्पोर। क्लैमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में ये सब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा एग्जाम्पल में लिख देता हूँ क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, इनमें बेटा आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ जो दूसरा टाइप है ना, डेफिनेटली बेटा जो, अगर ये मोटाइल है तो दूसरे दूसरे कौन से स्पोर होंगे बता दो? नॉन मोटाइल ना, नॉन मोटाइल। अब इसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे ये पहला टाइप मैं बता देता हूँ। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग ए प्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए प्लानोस्पोर। क्या मतलब है रे ए प्लानोस्पोर का? क्या मतलब होगा? देखो प्लानो का मतलब होता है मोटिलिटी, तो जो जूस्पोर्स होते हैं ना उनको ही हम लोग प्लानोस्पोर कहते हैं। जूस्पोर्स होते हैं ना उनको मैं प्लानोस्पोर कहता हूँ। प्लानो का मतलब मोटाई, प्लेन उड़ता है, प्लेन हवाई जहाज। ठीक है, मतलब सो नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो अप्लानो का मतलब नॉन मोटाइल है, बराबर है ना। ये आप फंगस भी पढ़ोगे तो उसमें भी बेटा आपको देखने को मिलेगा प्लानो एंड अप्लानो। ठीक है नाउ, अब देखो ये जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं इनको अगर हम ड्रॉ करें, अगर इनको हम ड्रॉ करें, ये एप्लानोस्पोर है, इसके ऊपर जो सेल वॉल बनता है ना, सेल वॉल बड़ा ही पतला होता है बेटा, थीन सेल वॉल, ज्यादा बड़ा है ना इसमें, अरे दे हैव अ थीन सेल वॉल। अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, मोटाइल नहीं होंगे, नॉन मोटाइल। तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के ऊपर थीन सेल वॉल है, ठीक है, बट ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है, इतना ही फर्क है। ठीक है, अभी इसका जो दूसरा वर्जन है ये होता है, कुछ कुछ एल्गी जो होते हैं वो अकाइनेट्स बनाते हैं, कुछ एल्गी जो है एकाइनेट्स बनाते हैं। एकाइनेट भी नॉन मोटाइल स्पोर है, बट फर्क क्या है, जो एकाइनेट्स होते हैं ना, अभी देखो ये है स्पोर, ये उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, और इसके ऊपर जो सेल वॉल बनता है ना भाई, सेल वॉल बहुत ही जाड़ा होता है, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से अनफेवरेबल कंडीशन में ज्यादा देर कौन टिकेगा? एकाइनेट्स। एकाइनेट्स थिक टिकेंगे, बिल्कुल थिक सही है। सेल तो वॉल। यही एडवांटेज है, कुछ एल्गी अकाइनेट्स बनाते हैं, उनका उनका सेल वॉल बड़ा ही जाड़ा होता है, थिक सेल वॉल होता है। ठीक है, इससे भी बियॉन्ड हम लोग जाएंगे, कुछ एल्गी बनाते हैं बेटा हाइपनोस्पोर।
इसकी मजा देख लो आप लोग हाइपनोस्पोर की। ये देखो ये थोड़े बड़े होते हैं सेल, ठीक है, इनके ऊपर का जो सेल वॉल होता है वो भी थिक ही है, वेरी थिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये देखो इनमें भी बेटा थिक सेल वॉल है, तो सिमिलर ही दिख रहे हैं दोनों, बट दोनों में फर्क क्या है थोड़ा ध्यान से देख लो। इसका जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा जम जाता है, कंडेंस्ड, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ठीक है, तो ये जो हाइपनोस्पोर्स होते हैं दे हैव मोर लॉन्गेविटी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अगर आपको मैं बोलूं एप्लानोस्पोर, अकाइनेट, हाइपनोस्पोर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा दिनों तक वायबिलिटी है ना, अनफेवरेबल कंडीशन, कितनी भी खराब कंडीशन है तब भी कौन सरवाइव करेगा ज्यादा दिनों तक? सर हाइप्नोस्पोर। बिल्कुल हाइपनोस्पोर। हाइपनोस्पोर। सेकंड नंबर एकाइनेट। और एप्लानोस्पोर जल्दी जल्दी का एकदम थोड़ा सा समय निकाल देगा कैसे तो भी। तो बेटा ये एकाइनेट, हाइपनोस्पोर ये पेरिनेशन करते हैं, मतलब अगर कंडीशन बहुत खराब रही ना उस कंडीशन में बेटा ये बढ़िया काम करते हैं। इनसे भी बढ़िया चीज बताता हूँ, बताओ इससे भी बढ़िया है ना, इसको बोलते हैं बेटा पामेला स्टेज, ठीक है। अभी पामेला स्टेज जो है अलगी में भी देखने को मिलता है, क्लैमाइडोमोनास वगैरह में, और बेटा आप यूग्लिना पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने प्रोटिस्ट में, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो पामेला स्टेज है प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है देखो, अब ये मान लेते हैं ये यूग्लिना जैसा सेल है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है। अभी मान लेते हैं कि कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, पूरा तालाब सूखने वाला है, जहाँ पे ये है पानी में रहते हैं ना, तालाब पूरा सूखने वाला है ना, बिल्कुल ड्रॉट होने वाली है। तो उसके पहले ये सेल थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा और अपने न्यूक्लियस को फटाफट डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और हर सेल के आजू बाजू में और साइटोप्लाज्म जमा कर लेगा, इस तरह से देख लो, हर न्यूक्लियस के आजू बाजू में तो छोटे छोटे स्पोर जैसे सेल बना लिए इसमें, ठीक है। अब ये और भी बढ़िया एक काम करता है, और वो क्या होता है, जो पूरा का पूरा सेल है ना, उस सेल के एंटायर बेटा आजू बाजू में हर तरफ ये क्या करता है, ऐसा अलग कलर लेते हैं यार, ठीक है। देखो इस तरह से है ना, ये क्या करता है, उसके पूरे आजू बाजू में ऐसा बेटा म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा पदार्थ जो होता है जिलेटिन, उसको जमा कर लेता है। इवन तो इवन बेटा ये क्या करता है, यहाँ पे रुकता नहीं है, जो अंदर के स्पोर्स है ना, हर स्पोर के आजू बाजू में बेटा इस तरह से जिलेटिन बना लेता है। देखो सर ये जिलेटिन एल्गे। होगा, ठीक है, क्या बेटा? सर ये एल्गे है एक तरह का। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है उसने बना लिया जिलेटिन, सॉरी इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्गी में ही पढ़ रहे हैं ना। देखो जिलेटिनस मैट्रिक्स बना लेगा, आपको तो पता होना चाहिए यार, मतलब अगर आप जिलेटिन जैसी चीज बना लोगे तो वो क्या करेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा, समझ रहे हो ना आप, क्या करेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। यस और सर। वाटर को अगर होल्ड करके रखेगा तो अगर गर्मी बढ़ भी गई, बहुत ज्यादा गर्मी आ भी गई, तो भी फर्क तो नहीं पड़ता है ना। वो क्या करेगा, ड्राई से ड्राई कंडीशन को बेटा काट लेगा कैसे तो भी। हार्शेस्ट कंडीशन बेटा, मतलब भयंकर हार्श कंडीशन आ गई तब भी ये टिके रहेंगे, कीचड़ भी सूख गया तब भी टिके रहेंगे, और जैसे ही बारिश आती है ना, तट से बेटा ये निकल पड़ेंगे वहां से और बराबर अपना पूरे है ना, ये छोटे छोटे क्लामाइडोमोनास या छोटे छोटे यूग्लिना इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं बेटा पामेला स्टेज। आपको क्वेश्चन भी अगर आएगा तो बस ये पूछेंगे, बस जिलेटिनस मैट्रिक्स वाला पॉइंट, ठीक है। क्या पूछेंगे आपको, जिलेटिनस मैट्रिक्स वाला पॉइंट को पूछेंगे पामेला स्टेज में। ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा डिटेल है क्योंकि इतना तो है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, आपका एनसीईआरटी तो जूस पोर पे खत्म हो जाता है, ठीक है। बस जूस पोर बताओ किधर है इतना ही होगा, कौन से स्पोर एल्गी में बनाता है, जूस पोर, खत्म। इवन 12 स्टैंडर्ड में फिर से आया बेटा जूस पोर, बताओ जूस पोर किधर बनता है, आंसर है क्लैमाइडोमोनास। ये है आपके नीट का लेवल, इसलिए अब हम थोड़ा ज्यादा इसलिए बता देते हैं कि इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है स्टूडेंट के पास, अरे मेरे को इससे ज्यादा पता है ना,
तो ये चीज में वो बढ़िया कर देते हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये बेटा दो ही चीजें बताई अभी मैंने, एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पक्का? अब इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, मतलब एक तीसरी चीज भी तो पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज है बेटा, थर्ड थिंग इज व्हाट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि तीन चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन के बारे में बात होगी। अभी एल्गी जितने भी होते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन है बेटा वो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंड जैकेटलेस, मतलब उनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो सेक्स ऑर्गन जो भी होते हैं वो यूनिसेलुलर जैकेटलेस होते हैं इन केस ऑफ एल्गी। दूसरी बात बेटा, सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट। तो बेटा गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद में तीसरी चीज क्या होती होगी? सिंगैमी। मतलब जब भी बेटा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो ये तीन मुद्दे बिल्कुल भी कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाएंगे और गैमेट बेटा फर्टिलाइजेशन करेंगे। करेक्ट है ना? दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल पॉइंट है। जैकेटलेस मैन का मतलब होता है कि जो सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये देखो ये सिंगल सेल सेक्स ऑर्गन है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये सादा है। ये चीज आपको कब समझ में आएगी? जब हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ेंगे इसके बाद में, एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा पता है? ब्रायोफाइट में स्टेटमेंट आएगा कि द सेक्स ऑर्गन्स इन दी ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, जैकेटेड मतलब उनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होता है। ठीक है, तो whenever we talk about the sexual reproduction, 3 points must be considered. One is the production of the sex organs, then the sex organs must produce the gametes, and then gametes must unite, that means fertilization. Is it? है ना? नाउ बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ बात शुरू होती है। होता क्या है, अगर हम गैमेट्स को देखें तो बहुत सारे प्रकार के गैमेट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मुद्दा आता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोगैमी। क्या मतलब है आइसोगैमी का? आइसोगैमी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि गैमेट्स आर आइडेंटिकल। जो गैमेट्स है बेटा वो आइडेंटिकल है, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली। मतलब क्या है ना, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, आप उनको क्या नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें आप है ना, यू कैन नॉट डिसाइड अ जेंडर, मतलब यू कैंट डिफरेंशिएट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, आप एक गैमेट को मेल और एक गैमेट को फीमेल, ठीक है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। मान लेते हैं अब ये एक गैमेट है, ठीक है, ये दूसरा है। अब ये दोनों गैमेट जो फ्यूज होने वाले हैं, दोनों हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, बट बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन साइज, शेप, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इन दोनों गैमेट्स को बोलेंगे आइसोगैमेट। ठीक है, और इनके फ्यूजन को बोलेंगे आइसोगैमी। आइसोगैमी मतलब सिंगैमी का टाइप हो गया। तो व्हेन द सिंगैमी बिटवीन द आइसोगैमेट्स, एक जैसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो गया, उसको मैं आइसोगैमी कहूंगा। इट्स अ सिंपल, यस। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी बड़ी बात नहीं। बट इसमें एक और टाइप आएगा बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एन आइसोगैमी। अभी एन आइसोगैमी का मतलब है ऑब्वियसली बेटा दो अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस होने चाहिए। दे आर नॉट सिमिलर, या तो साइज में, शेप में, या जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, कैसे तो बेटा उनमें डिफरेंस होगा। सो इफ दे हैव सम डिफरेंसेस है ना, दे कैन बी क्लासिफाइड, है ना, तब बेटा ग्लास है ना
तो गैमेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए मेल एंड फीमेल। तो हम लोग तब बेटा गैमेट को मेल और फीमेल में क्लासिफाई करते हैं। देखो आइसोगैमेट को कभी कभी हम लोग प्लस माइनस ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस माइनस ट्रेन। बट इसमें ये तय नहीं है कि किसे प्लस कहेंगे किसे माइनस कहेंगे। मतलब एक को आपने प्लस कहा तो ऑर्बिटली बेटा दूसरे को ऑब्वियस में है ना बाय डिफॉल्ट नेगेटिव बोलना पड़ेगा। यहाँ पे तय है कि मैं किसे मेल गैमेट बोलूंगा किसे फीमेल गैमेट बोलूंगा। गैमेट अलग अलग साइज के हो सकते हैं, जैसे कि देखो ये बड़ा है ये छोटा है, या तो बेटा एक ही साइज के हैं बट एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। इस तरह से ऐसे गैमेट्स को बेटा मैं अनआइसोगैमेट्स बोलता हूँ और इनके फ्यूजन को मैं अनआइसोगैमी बोलूंगा। इज इट क्लियर? यस आसान है भाई, बहुत आसान। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए पूरे प्लांट किंगडम में काम आएगा, उसे बोलते बेटा oogamie। एक्चुअली oogamie को हम लोग एडवांस्ड अनआइसोगैमी कहते हैं। अब ये बहुत आसान है यार समझना। देखो इसमें गैमेट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के ही गैमेट होते हैं, एक जैसे तो होते ही नहीं है। द गैमेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, एडवांस्ड अनआइसोगैमी कहते हैं। अभी क्या मतलब हुआ एडवांस्ड अनआइसोगैमी का? इसका मतलब देखो इसमें कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन है कि जो मेल गैमेट होता है ना, जिसे हम लोग मेल गैमेट कहेंगे, वो डेफिनेटली बेटा स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल एंड मोटाइल। मेल गैमेट कंडीशन क्या है? स्मॉल होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। फीमेल गैमेट कैसा होना चाहिए बेटा? फीमेल गैमेट, अब आप भी यार थोड़ा टैलेंट लगा सकते हो। बड़ा और नॉन लार्ज मोटाइल। Large साइज and एंड non-motile. स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ही नॉन मोटाइल। ठीक है ना? अभी तीसरी एक कंडीशन है इसमें। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन जो भी होती है ना, मतलब यूनियन ऑफ दिस गैमेट्स है ना, फर्टिलाइजेशन शुड मतलब कंपलसरी है, शुड है ना, शुड बी इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है बच्चों, मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही होना चाहिए। इसको समझना है ना, तो इसको समझने के लिए हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक्चुअली ये प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट आप इसको बिल्कुल इट इज कॉन्कोमिटेंट, मतलब एक जैसा ही है। जैसे कि मेल गैमेट जो होते हैं स्पर्म इन केस ऑफ द ह्यूमंस छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, एंड दे हैव अ टेल, बराबर है, तो दे आर मोटाइल। सेम कंपैरिजन में फीमेल गैमेट जो होती है एग सेल इज वेरी लार्ज एंड इट इज स्टैटिक, वो मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, है ना? यस और नो? फैलोपियन ट्यूब Yes, कहाँ पे sir. है? यूटेरस एंड फैलोपियन, इट इज इन द Yes. फीमेल। ठीक है, सो ये तीनों कंडीशन बेटा इवन ह्यूमंस में या एनिमल्स में भी फॉलो होती है। तो ऐसा ही बेटा प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलता है, और इसको हम लोग oogamie कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग oogamie कहते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों प्रकार के बेटा सिनगैमी के टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो अनआइसोगैमी में भी अनआइसोगैमेट ही होते हैं, और oogamie में भी बेटा अनआइसोगैमेट ही होते हैं, मतलब हेटेरोगैमेट आपको देखने को मिलेंगे। वर्ड क्या है बेटो? हेटेरोगैमेट मतलब क्या बेटा? हेटेरोगैमेट का मतलब क्या होगा? दोनों गैमेट एक जैसे नहीं है। आइसोगैमी में क्या होता होगा बता दो? सेम टू सेम होमोगैमी। बिल्कुल सही। तो एकमात्र आइसोगैमेट है जिसमें बेटा आपको आइसोगैमी में होमोगैमेट देखने को मिलते हैं। अनआइसोगैमी और oogamie इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आपको बेटा हेटेरोगैमेट देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? कितना आसान Yes, है sir. ये, बहुत आसान है। चलो होता क्या आसान है है सर बट बहुत वास्ट है। नहीं कुछ नहीं होता, आदत हो जाती है। ठीक है, ये जो दिमाग में भरा पड़ा है ना, वास्ट है, क्या होगा, याद आएगा क्या, भूल जाऊंगी, है ना, याद ही नहीं आए, ये सब जब भी हमारे ब्रेन को हम लोग सोचते हैं ना, दैट हैपन्स विद आवर ब्रेन। यही केमिकल लोचा हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, बिकॉज सी हम सबका ब्रेन, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, यश है, सुश्रुति है, साक्षी है, निखिल है, जो भी है, ये सारे, ऋषिता है, सबका हमारा ब्रेन एक जैसा है। इट फंक्शंस इन सेम मैनर। ठीक है, मेरा भी, बट मैंने
इतनी बार इन चीजों को पढ़ा है कि मेरे लिए बेटा ये हाथ के मैल के बराबर हो गया है। आप मुझे कभी भी किसी भी हालत में कैसे भी, मतलब मैं अपना नाम भूल जाऊंगा पर शायद ये मुझे याद रहेगा। तो बेटा इसमें एक पॉइंट क्या है ना, मैंने कभी अपने ब्रेन को ये नहीं बताया कि मैं ये भूल जाऊंगा, मुझे कैसे याद रहेगा। आई डोंट टेल दिस टू माई ब्रेन, सो माई ब्रेन एक्सेप्ट्स ऑल दिस थिंग्स इन वेरी नेचुरल वे। व्हाट द नॉर्मल स्टूडेंट डू, अरे यार ये कैसे होगा, ये याद आएगा क्या, इसको याद कैसे, याद कुछ नहीं करना है। जो यू डोंट हैव टू है ना मग एवरीथिंग, कुछ नहीं करना है ना। देखो आपके क्लास में अगर 20 बच्चे होंगे ना, 20 स्टूडेंट, आपको पहले दिन सबके नाम याद नहीं होते हैं। रोज मिलो, रोज जाओ, रोज क्लास में जाओ, किसी से झगड़ा करो, किसी को मारो पीटो, किसी से प्यार करो, किसी को खाना खिलाओ, एक एक के बारे में पूरा एकदम, और इतना पता हो जाएगा बाद में, है ना, कि एक दूसरे को भी बताओ ये इसके बारे में मुझे ये पता है, किसी को बताना मत। ये जो होता है ना, ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन, सो डू दैट। तो इनके बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम गिविंग सम ट्रिक्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो नंबर 1 ट्रिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 ट्रिक है बेटा, आई से टू। ये वर्ड मैंने लिख दिया। अब ये डिपेंड है बेटा हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर, ये निमोनिक बना हुआ है। आई से टू मतलब मान लेते जैसे कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब इसका मतलब है कि आइसोगैमी आपको स्पायरोगायरा नाम के एल्गी में देखने को मिलता है। एस फॉर स्पायरोगायरा, ई फॉर एक्टोकार्पस, सी फॉर क्लैमाइडोमोनास। सर आई क्या डिनोट करता है? आइसोग्रामी। अरे आइसोगैमी ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आइसोगैमी पढ़ रहे हैं ना। ओके। स्पायरोगायरा, एक्टोकार्पस, क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। तो बेटा आपको याद होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में यू से शुरू होने वाला एक ही एल्गी है, यूलोथ्रिक्स, सिंपल, ठीक है। एस से शुरू होने वाले 2-3 हैं, बट स्पायरोगायरा बहुत ज्यादा फेमस है। आपने इवन बचपन में आपको अगर कभी माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हुए दिखाया होगा, तो माइक्रोस्कोप में स्पायरोगायरा दिखाते हैं समथिंग। तो ये हो गया बेटा एक्टोकार्पस, पहले भी मैंने बताया। अगर आपको अभी तक क्लैमाइडोमोनास याद नहीं हुआ होगा तो कमाल की बात हो गई है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा बार मैंने इसका ही नाम लिया अभी तक, क्लैमाइडोमोनास क्लैमाइडोमोनास, है ना, यूनिसेलुलर एल्गी। यस और नो, सो दैट्स इट। ये हो गए बेटा 4 एग्जांपल जो आपको आइसोगैमी में याद आएंगे। आई सेकू, आंखों को सेकना है, ठीक है, इसका अलग मीनिंग होता है आई सेकू का। चलो देन दूसरा है बेटा, मैंने कहा एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ एग्जांपल है जैसे कि देखो, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। या तो बेटा एनसीईआरटी में नया एग्जांपल डाला है यूडोरिना का, ठीक है। कभी कुछ लोग ई हटा देते हैं और यू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूडोरिना, और है ना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बिल्कुल नया एडिशन है एनसीईआरटी में। अभी 2-3 साल हो गए, बट अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इसका नीट में। तो मे भी पूछ सकते हैं कि अनाइसोगैमी कौन से एल्गी में देखने को मिलता है, तो आपके दिमाग में 100% बेटा आपके एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है, यूडोरिना। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, क्लैमाइडोमोनास की एक स्पीसीज बता दी जिसमें अनाइसोगैमी होती है, ठीक है। तीसरा है बेटा, वो है ऊगैमी। अभी ऊगैमी में मैंने VSAFECO ऐसे लिख दिया। अब जब मैं पढ़ता था ना, जब मैंने एकदम इनिशियल लेवल पे ये जब मैंने सुना था, तब है ना, तब की स्टोरी है ना, ये नरेंद्र मोदी जो भाई साहब है अपने, है ना, उनको ये ओबामा जो अमेरिका वाले, इनको आने नहीं दे रहे थे अमेरिका, वीजा नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोला ए ओबामा वीसो फेंको, वीजा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैंने याद रखा, तो आज भी मुझे वैसे ही याद है, तुम लोग अलग ढंग से याद रख सकते। बट ऊगैमी में जो एग्जाम्पल है वो है बेटा वॉलबॉक्स। ऐसे का मतलब है बेटा सबसे जो बड़ा एल्गी मैंने बताया था, है ना, सार्गैसम। और उसके बाद में एफ तो आपको पता हो गया होगा यार, अभी तक तो बहुत बार एफ का नाम आया है।
वो क्या है बेटा, फ्यूकस। एंड लास्ट वन, ये जो CO जो है बेटा, दिस इज द क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, वॉलवॉक्स आपको पता है कॉलोनी वाला एल्गी है, सार्गेसम बड़ा वाला एल्गी है, फ्यूकस भी बहुत बड़ा वाला बट डिप्लॉन्टिक वाला है। क्लैमाइडोमोनास को अगर आप नहीं जानते तो क्या जानते हो? ठीक है, यस और नो? क्लैमाइडोमोनास, यस। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल नॉर्मल, आप नीट में एग्जाम में बैठे हो। सर बट ये क्लैमाइडोमोनास का भी वैरायटी है ना, ब्राउनिल और ये कॉकीफेरा। हाँ ये तो स्पीसीज है उसके एक एक, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज आते हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजेना नहीं होता क्या, सोलेनम निग्रम। सोलेनम मेलेंजेना क्या है, बैंगन। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो। सोलेनम निग्रम क्या है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैक्वॉय बोलते हैं। ठीक है, सोलेनम एस्कुलेंटम क्या है भाई, ये जो जितने भी आप लोग देखोगे, मिर्ची, टोमेटो, ये सब सोलेनम है। वैसे ही बेटा क्लैमाइडोमोनास इस जीनस में बहुत सारे स्पीसीज है, जैसे कि ये वाली जो स्पीसीज है, ये है क्लोमैडोमोनास डेब्रियानम, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू। मैं जो अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब दो। आप ऐसे एल्गी का नाम बताओ, सब लोग बता सकते हैं, आंसर सबको आएगा, मुझे गारंटी है। आप ऐसे एल्गी का नाम बताओ जिसमें, जिसके जिनस में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। बताओ। क्लैमाइडोमोनास। आया ना, आंसर आया ना, यही होता है सर, है ना। इसमें कुछ भी डरने वाली बात, याद नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, ये कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बाद में ये निमोनिक भी कुछ काम के नहीं रहते, इतने निमोनिक हो जाएंगे कि कितने निमोनिक्स आप लोग याद रखोगे। सो इट इज अ नेचुरल फ्लो, बिलीव और योर ब्रेन, जस्ट आई बिलीव दैट यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, यू आर अ ग्रेटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, आपकी मेमोरी सबसे बढ़िया है, यू आर मोर टैलेंटेड, आई बिलीव। So you have to believe, yes or no, and it happens, the magic will happen, no problem at all, yes। तो चलो बेटा, यहाँ पे मैं कुछ एक ट्रिक बता देता हूँ। नीट में 2 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना। पहला पॉइंट है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्पाइरोगायरा में जो गैमिड बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो दिस पॉइंट यू मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर। क्या बेटा? स्पाइरोगायरा gametes are do not non-motile. have motile gamete। ये बहुत ही मतलब हॉट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन का। जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं उनमें बेटा ये पॉइंट आपको हमेशा देखने में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नीट, याद रखो है। अभी दूसरा, यहाँ पे एक और बता, रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज। बच्चों रेड एल्गी में ना कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती, मतलब गैमेट भी मोटाइल होता होगा क्या? नहीं, उसमें कुछ भी मोटाइल नहीं होता, सब कुछ स्टैटिक है। नथिंग इज मोटाइल इन केस ऑफ द रेड एल्गी। बात बड़ी अजीब है। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, अगर आप सुने तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको सही याद रहे ना, तो बेटा ये जो एल्गी के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो भी डिफिकल्ट वाला, इधर उधर घुमाने वाला, ये 2 पॉइंट से आपका कवर ही हो जाता है, मतलब आप एलिमिनेट कर पाओगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट है बता दो। स्पाइरोगायरा में गैमिट बनते हैं क्या? यस सर बनते हैं, बट मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल? तो आंसर है सर गैमिट नॉन मोटाइल होते हैं। यस सर नो? अच्छा दूसरा, रेड एल्गी में गैमिट बनते हैं? यस सर बनते हैं। अच्छा वो मोटाइल होती है कि नॉन मोटाइल होती? नॉन मोटाइल। क्यों सर? उसमें कुछ भी मोटाइल नहीं होता। अरे समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रेड एल्गी के घर में सब पतले ही लोग हैं, कोई मोटाइल नहीं है। यस सर नो? ऑटोमेटिकली गैमिट भी नॉन मोटाइल होगा ना, समझ रहे हो? यस सर। बहुत बढ़िया है। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियली यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ना आपके ब्रेन के साथ, व्हाट इज दिस, यू नो, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, यू नो 360 के पास जा रहे हैं, ये करना है बेटा, यही होना चाहिए। सही है? ठीक है, तो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हम लोगों को पता हो गया कि वॉल्वॉक्स में oogamie होती है, सार्गेसम में oogamie होती है, फ्यूकस में oogamie होती है, ठीक है। देन E1 बेटा स्पायरोगायरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, इनमें बेटा क्या होता है, आइसोगैमी होती है। बताओ एनसीईआरटी का एक एग्जांपल बताओ तो जिसमें अनआइसोगैमी बताया उन्होंने। यूडोरिना। अरे यूडोरिना एक ही एग्जांपल उन्होंने दिया है, मैंने एक ज्यादा ऐड कर दिया, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। आपको याद है, हो गया ना। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट डन, बाजी मार लिया आपने, ठीक है। बट रिवीजन चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया तो दुनिया खत्म है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यू हैव टू रिपीटेडली सी दिस स्टेटमेंट्स कंटिन्यूअसली एंड you will become master in all this. Now this is very simple, this is done. तो बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में जो पॉइंट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, वो तो मैंने बता दिया है ना। सो अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। देखो यहां से Sir, Sir, you are not audible. अरे हाँ 1 मिनट बोला ना। ओके तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये तो स्लाइड है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये देख लो आपके सामने, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। नाउ आप देख सकते हो वेजिटेटिव में बेटा फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, ये भी मैंने अभी समझा दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा स्पोर्स बनते हैं, कौन से बेटा, ज़ूस्पोर्स। तो मोस्ट कॉमनली एल्गी में, एनसीईआरटी ये लिखती है, मोस्ट कॉमनली एल्गी में ज़ूस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो ज़ूस्पोर कैसे दिख रहा है, क्वाड्री फ्लैजेलेट दिख रहा है कि नहीं, क्वाड्री फ्लैजेलेट, ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स में बनता है क्वाड्री फ्लैजेलेट, 4 फ्लैजेला वाले दिख रहे हैं आपको ज़ूस्पोर्स, है ना, बिल्कुल है ना। सो दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल, they germinate to give rise to new plants. Yes, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होता है, बट इससे ज्यादा आपको सब पता है अभी, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, oogamie, कहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीथिंग यू नो, यस और नो। नेक्स्ट, मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा, यार ये पता है, ये पता है, ये चीज होगी, है ना, दैट्स इट, है ना। देखो अभी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखो, आइसोगैमस कंडीशन, अनाइसोगैमस कंडीशन, oogamous कंडीशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज। यहाँ पे देखो प्लस माइनस ट्रेन लिखा हुआ है, एक को प्लस बोला तो कंपलसरी दूसरे को माइनस बोलो, ये जरूरी है, ठीक है। वैसे कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो अनाइसोगैमी में इसको मेल, फीमेल इसको मेल बोल रहे हैं, बट दोनों ही मोटाइल है, साइज में डिफरेंस है ना, छोटा बड़ा है बट दोनों मोटाइल है। यहाँ देखो इसको एक बोल रहे हैं, इसको स्पर्म बोल रहे हैं oogamie में, क्योंकि ये फिक्स्ड कंडीशन है, दिस इज अ फिक्स्ड कंडीशन, ठीक है। सो नाउ देखो अनाइसोगैमिस में एग्जांपल जो है सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब यार ऐसा एनसीईआरटी लिखेगा, आपको तो पता है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, ये सर नो है कि नहीं। यहाँ देखो आइसोगैमस में भी बेटा आपको क्लैमाइडोमोनास देखने को मिलता है, ठीक है। नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड कहाँ पे देख लो, नॉन मोटाइल कहाँ पे बताओ, देख लो, आपको पता होगा ना, स्पायरोगायरा डू नॉट हैव अ मोटाइल गैमेट, बराबर है ना, बट आइसोगैमी वो शो करता है। अभी oogamous कंडीशन आपको दिख रही है, फ्यूजन ऑफ, है ना, वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, कौन कौन है, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, स्पायरोगायरा, आप लिख सकते हो। नाउ दिस इज अ कॉन्फिडेंस एंड सी, जब भी आप बुक्स पढ़ोगे आपको ये पता है, अगर आपको
है ना, सपोज 90% चीजें पता है तो आप 10% जो चीज नहीं देख लेते हो वो भी आपको याद हो जाती है। बट आपको 90% चीजें नहीं पता है, 10% पता है तो आप डर जाते हो, अरे बाप रे 3000 सीढ़ियां चढ़नी है, अब तो डर गया। ये बात होती है, ठीक है। सो डोंट डू दैट। एनीवे, नाउ देखो हमें क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, ये एल्गी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इसका। तो पहला है, सबसे पहला ये एनसीईआरटी के पॉइंट है सारे यार। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स half of the total CO2 on earth and increase the level of dissolved oxygen। देखो फोटोसिंथेसिस CO2 को फिक्स करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, रेस्पिरेशन तो करते हैं ना, पानी में रहने वाले जीव भी तो बेटा रेस्पिरेशन करते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से लेंगे, डेफिनेटली दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द, है ना, वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग DO कहते हैं, DO, ठीक है। तो ठीक है, अभी आ रहा है, अभी वॉइस क्लियर है। बीस बीस Yes, sir, clear हाँ, है। होता है अभी, है ना, नेटवर्क को थोड़ा इश्यू होता है, ठीक। एनीवे, सो थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2। करेक्ट है, यहाँ पे क्लियर है, इतना क्लियर है। मतलब देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बेटा ओशन में Yes, होता है। sir. ओशन सरफेस बहुत बड़ा है, आपको पता है कि बेटा कितने ओशन है रे, कौन बताएगा, हाउ मेनी ओशन आर देयर ऑन अर्थ, 7, हैं, कितने ओशन है बताओ, हाउ मेनी ओशन, 10 है, 7 है, अरे 7 कॉन्टिनेंट है मेरे भाई, ओशन कितने हैं, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, Indian Ocean, Bay of पैसिफिक ओशन, Bengal. हाँ, इंडियन ओशन, कितने हो गए, 4, 4 ही प्रकार के ओशन है भाई मेरे। अभी एक नया नेक्स्ट एक और ऐड हुआ है, 5वां, उसको बोलते हैं साउथ, है ना, पोलर ओशन, नया हुआ है एकदम। तो अभी 5 हो गए हैं, देयर आर 5 ओशन, ठीक है, 5 ओशन है बड़े वाले, ठीक है। बाकी सी है छोटे छोटे, ब्लैक सी एंड वॉल, मेडिटेरियन सी, ऐसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा होता है, अलग अलग डिफरेंसेस होता है। तो ये हमारा पॉइंट नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि देखो 75% अर्थ जो है वो पानी से ढका हुआ है, पॉइंट समझो ये, और इसमें है एल्गी, ठीक है। हाँ बोलो बेटा बोलो। तो इतना अगर एरिया अगर पानी से ढका हुआ है तो उसमें एल्गी है, तो बेटा डेफिनेटली वो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो बेटा डेफिनेटली जो लैंड के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशन में हो रहा है, करेक्ट है ना। इसीलिए ठीक है, दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2, मतलब जितना CO2 फिक्सेशन हो रहा है 50% को एल्गी ही करते हैं। बाकी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है, बाकी प्रोटिस्ट भी है जिनको आप पढ़ोगे, है ना, डायनोफ्लैजेलेट्स है, यूग्लेनॉइड्स है, या इवन डायटम्स है कि नहीं, उनका भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में भी, है ना। फूड चेन कहाँ से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तो जितने भी बेटा एक्वेटिक एनिमल्स है उनका फूड बेटा इनके ऊपर ही डिपेंड है। ये अगर फूड नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो बेटा ये सरवाइव कर पाएंगे क्या, नहीं। तो बेटा एनिमल्स आर कंप्लीटली डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द एल्गीज इन, है ना, एक्वेटिक मोड, करेक्ट है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मुद्दा बेटा, अगर हम ह्यूमन बीइंग के हिसाब से सोचे, about 70 species of marine algae are used as a food। तो edible algae आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सार्गेसम है, ये सब बेटा हम लोग खाते हैं इनको। जैसे पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, हम लोग वैसा ही मतलब इनको सर खाते हैं। ह्यूमंस खाते हैं। बिल्कुल ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। बट देखो इंडिया में नहीं खाते तो हमें लगता है कि नहीं खाते, बट बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, लोग तो छिपकली खाते हैं तो इंडिया में नहीं खाते। वही चाइना बैट खाता है। बिल्कुल, चाइना में सब खाते हैं, है ना। ये देखो जितना आप लोग
आप ओशन के किनारे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को वो लोग खाते हैं ना, जिनके बारे में आप सोचोगे ही नहीं, मतलब यू कैन नॉट थिंक। ठीक है, मतलब आप देखो, आप बैठे हो एक चाइनीज आदमी के साथ, है ना, और घर में बेटा ऊपर दीवार में छिपकली आई, तो आप बोलोगे छी, है ना, वो बोलेगा अरे वाह, उसके मुंह में पानी आ जाएगा, वो बोलेगा चलो बनाओ इसको, आज इसको ही खाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस, यू नो। तो लोग, और ये तो बेटा वेजिटेबल है ना, वीड है, तो दैट कैन बी दे कैन कंज्यूम, और ये बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी है ना। एगार एगार ये कंपोनेंट मिलता है बेटा एल्गी से, जिसको हम लोग बोलते हैं जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। ये जेली सब्सटेंसेस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, ये देखो, ये जेलिडियम नाम का एल्गी है, ये ग्रेसिलेरिया नाम का एल्गी है, इनसे मिलता है अगार अगार नाम का कंपोनेंट। अब आपने डेफिनेटली बेटा, आप बोलोगे आपने नहीं खाया, बट आपने आइसक्रीम जरूर खाए होंगे, जेलीज जरूर खाई होंगी। तो बेटा जो भी आप आइसक्रीम्स खाते हो, जेलीज खाते हो, उसका जो क्रीम बेस बनता है वो बेटा एगार एगार से, मतलब अलगल प्रोडक्ट है। इट इज एन एल्गल प्रोडक्ट। यस बेटा, कभी आपने झंडू बाम, आयोडेक्स, मूव ये यूज किया है क्या? यस सर। सबने? यस सर। वो झंडू बाम क्या होता है, वायोडेक्स क्या होता है, जो मलम आप लगाते हो सर के ऊपर, है ना, मल मल के, वो नाजुक सा ऐसा स्मूथ, वो क्या है बेटा? वो एगार एगार जेली है। उसमें नीलगिरी का आयल, लौंग का आयल, ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, आपको लगता है वाह, तो वो बेस का स्मेल थोड़ी आता है। ठीक है, वो तो होल्ड करके रख रहा है, ऑयल को होल्ड करके रखने के लिए एक प्रोडक्ट है, होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है। यस सर नो। आप बैक्टीरिया को कल्चर करते हो इन द लैब, पेट्री प्लेट, पेट्री डिशेस में। ठीक है, तभी बेटा हम लोग टिश्यू कल्चर करने के लिए अगार अगार यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा बार बार, कौन से एल्गी प्रोड्यूस करते हैं? जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, जेली जेली जेली, जिससे जेली मिलती है, जो ग्रास ग्रीस जैसा है, ग्रेसिलेरिया इसी है। सर आपको पता है? हाँ बोलो। मतलब ये एडिबल है अगार अगार? बिल्कुल है, व्हाई नॉट। आपने आइसक्रीम खाया नहीं खाया सृष्टि, बताओ, कभी आइसक्रीम खाया है? हैव यू जेलीज खाई है? ऐसी जेलीज होती खाई है? अगर आपने कभी खाई है तो डेफिनेटली बेटा आपने ऑब्वियसली कंज्यूम किया। और ये कोई बेटा, ये हार्मफुल प्रोडक्ट थोड़ी है, और ना ही ये नॉन वेज है। यस और नो? मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आपको नॉन समझ लिविंग, में आएगा। सॉरी सर, लिविंग है ना ये लोग तो? बिल्कुल, क्या चीज है, तो लिविंग तो फिर है ही ना। हर आप लो, आलू टोमेटो लिविंग है, तो कल से मत खाओ टोमेटो। यस, ठीक है। सो देयर इज अ सर डिफरेंट। जेलीज में जेलेटिन भी यूज करते हैं ना? यस, तो जेलेटिन वगैरह आप लोग ये प्रोडक्ट बनाते कैसे हो, ये बताओ ना, आपको पता तो है प्रोसेस? है ना, हाँ, वो एनिमल के बोन्स के अंदर मिलता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग ज्यादा करके बेटा यही यूज करते हैं, क्योंकि कैसा होता है, बहुत इश्यूज है ना। अगर जब जेलेटिन वगैरह यूज करते हैं तो इश्यूज है, लोग प्रिफर नहीं करते। ठीक है, सो एनीवे, So ओके। means agar is like yeast or something, right? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, इट हैज अ ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, इट इज अ हाइड्रोकोलाइडल So like सब्सटेंस। it produces jelly-like structure in a व्हाट product, व्हाट? right? यस, इट इज जेली लाइक। एगार एगार एक्चुअली पाउडर फॉर्म में आता है, ये देखो, एगार एगार। जब मैं रिसर्च करता था, ठीक है, देखो, हम लोग जो टिश्यू कल्चर करते थे, है ना, मैंने जो चना होता है उसके पूरे जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे प्लांट को ग्रो करना है इन लैब, तो हम लोग इसी को यूज करते थे, एगार एगार को एज ए बेस। ठीक है, सो देखो बहुत सारे इसके यूज है, कमर्शियल भी यूज होते हैं। मैंने तो जस्ट आपको पता हो कि यार आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी इनका यूज होता है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, बहुत सारे यूज है, एक ही नहीं है। नेक्स्ट वन, यहाँ आते हैं बच्चों, some marine brown and red algae produces hydrocolloids। अभी हाइड्रोकोलाइड्स मतलब जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी को पकड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्जीन, यू नो, एल्जीन नाम का कंपोनेंट आता है। इवन बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने कॉस्मेटिक्स यूज किए होंगे, फेयर एंड लवली, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें बेटा ये ब्राउन एल्गी के एल्जीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे ये डेफिनेटली बेटा उसकी एफिकेसी बढ़ा देते हैं।
मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, चलो वो तो आपने देखा होगा नहीं होगा, बट सी, ये कैरेजीन है ना, ये तो आपने हमेशा मतलब कभी ना कभी लाइफ में या तो खुद यूज किया होगा या यूज करते हुए देखा होगा। आपने कभी कोई कैप्सूल खाई है? यस सर। Yes, sir. कैप्सूल्स आती है जो दोनों तरफ ढक्कन होता है, दो दो छोटा सा ऐसा, है ना, ये देखो। हाँ सर, बेटा प्लास्टिक कैप्सूल इज टाइप नॉट का। अ मेडिसिन, कैप्सूल मेडिसिन नहीं होती, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है। तो ये क्या है, ये कैरेजीन से बना हुआ है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप इसको निगलोगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये वाटर वाला कंपोनेंट है ना, एल्गी से आया हुआ है, तो ये जल्दी डिजोल्व हो जाएगा और जो मेडिसिन है वो रिलीज हो जाएगी। आपको समझ में? तो आपने कैप्सूल बनाया जिसमें मेडिसिन स्टोर है, सो दीज आर यूज्ड कमर्शियली। ठीक है, सर लेकिन वो आपको मेडिसिन वो नीट में कैप्सूल क्वेश्चन में क्या आएगा डालने पता का है? क्या जरूरत क्या होता है? बेटा? सर वो पूछ रहे हैं कैप्सूल में डालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट क्यों नहीं खिला सकते? डायरेक्टली देखो, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जिनका बेटा पैलेट नहीं बन सकता, दे आर नॉट, है ना, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैलेट्स। समझ रहे हो ये बात? हुँ? मतलब देखो, हम आप बोल रहे हो कि सर अगर समोसे की जो मतलब आलू की सब्जी अगर हम डायरेक्टली खाते हैं तो समोसा बनाने की जरूरत ही क्या है? यस और नो? कभी यस कभी सर। ये सही है, तो समोसा बनाया हमने। समोसा क्या होता है, अंदर क्या होता है? आलू की तो सब्जी होती है, और क्या होता है? वरना वो समोसा फिर क्यों बोला? हाँ। सर फिर वो होल्ड नहीं करेगा, आलू की सब्जी अकेले रुक नहीं पाएगी अपने से। तो वो हो जाएंगे लोग, रोज रोज कौन आलू की सब्जी खाएगा? तो कभी कभी समोसा के नाम पे आलू की सब्जी खा लोगे, दैट इज द सिंपल थिंग, यू नो। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ द सेम थिंग्स। अभी देखो, हमें ये बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन क्या आएगा नीट में। क्वेश्चन आएगा कि बेटा हाउ मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एल्गी आर एडिबल और यूज एज अ फूड। आपका आंसर होना चाहिए 70 स्पीसीज। एनसीईआरटी में दिया है ना। आम बच्चा इसी चर्चा में खो जाता है और नीट वाला सादा क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ कितने स्पीसीज? 70। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे? बोलेंगे एल्जीन कौन से एल्गी से मिलता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। आपका आंसर क्या ब्राउन होगा? एल्गी। ब्राउन ब्राउन। एल्गे। कैरेजीन कौन से एल्गी से मिलता है? क्योंकि उन्होंने जो लिखा है ना वही पूछेंगे वो लोग। रेड एल्गी। बिल्कुल सही। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यू, अब क्या होता है, हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी डाइवर्ट हो जाएंगे, समोसे पे पहुंच गए, क्या जरूरत थी? कुछ नहीं। ये बात होती है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला यही देखता है कि यार कौन पिन पॉइंट और कौन सिंपल है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, ये सबसे बढ़िया पॉइंट, ये देख लो, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी। जैसे क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, यहाँ गलती से मेंशन्ड है, बट स्पाइरुलिना ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA। ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो एल्गी नहीं है। स्पाइरुलिना कौन है बेटा? बट इन दोनों का ही यूज स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं इनको एज ए फूड, बिकॉज इनसे जो चीज बनती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरी पड़ी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन। अब ये 12th स्टैंडर्ड में है हम लोग को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है, उसमें ये सिंगल सेल प्रोटीन एक्सप्लेन किया है। फिर एक बार आपको क्लोरेला स्पाइरुलिना आपको 12th में भी सुनने को मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट है बेटा स्पाइरुलिना टैबलेट्स है, ये क्लोरेला का देखो आपको प्रोटीन है ना। तो बेटा आपने कभी मार्केट से ये खरीदा है, प्रोटीन एक्स का बॉक्स खरीदा, प्रोटीन एक्स, इसमें प्रोटीन होता है, नो। डॉक्टर लिख के देते हैं कभी कभी। या तो हाँ। जो टॉनिक बनते हैं जिसमें प्रोटीन भरा पड़ा है तो वे प्रोटीन बोलते हैं उसमें। क्योंकि ये जो होते हैं ना, यहाँ पे डेफिनेटली बेटा ये सिंगल सेल प्रोटीन से जो प्रोटीन आता है ना, उसको यूज करते हैं। कभी आप अगर मार्शियन नाम का मूवी देखोगे, मार्शियन देखा है क्या किसी ने? एक बार लोग जाते हैं मार्स के ऊपर, बाकी सब लौट आते हैं, एक बंदा वहां अटक जाता है। तो वहां पे कैसे सरवाइव करता है उस स्पेसशिप में अकेला ही, ठीक है, और वहां पे कैसे वो पोटैटो की खेती करता है, ये सब दिखाया गया है। बट उस मूवी में बार बार आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे पैलेट वो खाते हुए दिखाया जाएगा आपको, पता है वो क्या होंगे? ये वही है, यही है वो क्लोरेला। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मार्शियन करके बहुत बढ़िया मूवी है, आप देख सकते हो, हॉलीवुड का है, ठीक है। तो किस तरह से उसका अपना क्रिएटिविटी लगाता है और कैसे वापस आता है अर्थ के ऊपर, ये भी दिखाया है। तो थोड़ा ओवर हो जाता है, बट ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज है बेटा,
है ना, सिंगल सेल प्रोटीन। तो स्पेस ट्रैवलर्स कौन से एल्गी को यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको नीट वाला पूछेगा। आंसर क्या दोगे? क्लोरेला इज ए एल्गी, स्पाइरुलिना इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इज इट क्लियर? ये है बेटा सारे बेनिफिट। देखो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं लॉस भी एल्गी से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते पता है? कभी बेटा आपने ये नाम सुना है अलगल ब्लूम? नहीं सर। ऐसे Yes, स्टैग्नेंट sir. वाटर बॉडीज होते हैं ना, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज जहाँ पानी रुका हुआ होता है, वो पूरा ग्रीन हो जाता है ऊपर से। देखा है क्या ऐसे कभी? हाँ कंप्लीट हाँ सर। Yes, sir. ऐसा लगता हाँ है कि सर। बढ़िया गोल्फ का ग्राउंड है, बस खेलो उसके ऊपर, क्रिकेट खेलो, ऐसा लगेगा। बट जैसे पैर डालोगे तो पैर अंदर घुस जाएगा। तो बेटा ये अल्गल ब्लूम की वजह से पानी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, मतलब वो पीने लायक नहीं बचेगा। इवन उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिशेस रहते हैं, दूसरे प्लांट है जो सबमर्ज्ड है, उनको लाइट नहीं मिल पाता, और ये पूरा ऑक्सीजन यही कंज्यूम कर लेते हैं। इसके वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है बेटा एल्गी, एल्गल ब्लूम इज अ प्रॉब्लम। तो जैसे यहाँ बेनिफिट के बारे में लिखा है, क्योंकि हम लोग बेनिफिट ही पढ़ रहे हैं, बट ये एक इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस जो है इसका हमें पता होना चाहिए एल्गी का। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नीट वाला क्या पूछेगा बताओ? अगार अगार कौन से एल्गी से मिलता है? क्या आप आंसर दे पा रहे हो? आंसर बड़ा ही सिंपल है, अभी मैंने बताया, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब ये क्वेश्चन आपको इतनी बार देखने को मिलेगा कि आपको याद ही हो जाएगा, जेलीडियम ग्रेसिलेरिया। समझ रहे हो? ठीक है, सो ये रहा बेटा सिग्निफिकेंस। नाउ अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एल्गी का वो आता है इनका क्लासिफिकेशन, मतलब हम इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो नंबर 1 नीट में एक क्वेश्चन आएगा आपको, और क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासिफाई द एल्गी। कलर नाम से ही पता चलता है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अच्छा आप में से कौन बता सकता है ये अलग अलग कलर इनके क्यों होते होंगे ऐसे? फॉर मैंने डायग्राम में आइडेंटिफिकेशन। हाँ? आइडेंटिटी। So, absence or presence of chlorophyll. देखो ये सारे फोटोसिंथेटिक है, इन सब में बेटा पिगमेंट पाए जाते हैं, बट अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा तो लिख लो। अभी ये आपके साथ में ये नोट्स आपको शेयर तो नहीं होने वाले क्योंकि पीपीटी है, इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में लिखा करो या तो अपने नोट्स में लिखो। ठीक है बेटा, जब भी हम लोग एल्गी के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहला आपको पॉइंट पूछा जाएगा कि मेन क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का। तो आपको आंसर मिलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का मेन क्राइटेरिया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उनके पास कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? ठीक है, ये बेटा नीट का क्वेश्चन है। तो उनका क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो कौन सा बियर करते हैं। ठीक है, अगेन अगेन मैं एक ही चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपली, है ना। नाउ आपको पता होना चाहिए बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। आपको पता है ना ये? और क्लोरोफिल के बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये सारे टाइप है। इवन बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक करने वाले, उनमें भी क्लोरोफिल का वर्जन आता है, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वो थोड़ा अलग होता है, मॉलिक्यूलर वे से अलग है। तो ये अलग अलग क्लोरोफिल के टाइप आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे बढ़िया बात मैं बता देता हूँ कि क्लोरोफिल ए जो है ना, ये बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट है। कौन है यूनिवर्सल पिगमेंट? क्लोरोफिल ए ओनली सॉरी, क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। बाकी ये लोग यूनिवर्सल नहीं है, मतलब
आपको हर एल्गी में ये नहीं देखने को मिलेंगे। बट क्लोरोफिल ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ये मेन पिगमेंट है, इसलिए सब में पाया जाता है। सबको क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, नीट के 2 क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे मेन? फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक इतना आसान है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये पूछूंगा कि बेटा मैंने बहुत सारे पिगमेंट के नाम लिख दिए नीचे ऑप्शंस में, और मैंने पूछा कि बताओ कि सारे ही एल्गी में कौन सा पिगमेंट है ना इसेंशियली आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए इतना सिंपल है। क्या टैलेंटेड बच्चे हो आप लोग, देखो तो सर उसके टैलेंट बाद देखो ऑप्शन आपका, भी रहेंगे सर, ऑप्शन है भी ना। रहेंगे उसके साथ। क्या बेटा आयन बोलो? सर उसके साथ ऑप्शन भी रहेंगे तो अपने को और इजी हो जाएगा। ऑप्शन बिना ऑप्शन के बता रहा हूँ ना, बिना ऑप्शन के भी आ रहा है आपको। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। कुछ पूछना चाहते हो? ओके। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल है यार, है ना। मतलब कुछ भी अभी आवाज सही है ना? आवाज तो ब्रेक तो नहीं हो रही है? नो सर No, sir, perfectly fine. बहुत बढ़िया, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो 3 ही एल्गी यार, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। कितना आसान है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्या है यार, मतलब टू मच कॉन्फिडेंस है। ग्रीन, ब्राउन, रेड। अब क्वेश्चन आता है सर ग्रीन एल्गी ग्रीन क्यों है, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है, रेड एल्गी रेड क्यों है, यही ना? यही क्वेश्चन है। आपको एबीसीडी आती है? अरे सबको एबीसीडी आती है, पढ़िए ना। ये हाँ देखो सर नीचे लिखा है मैंने ए बी सी डी ई लिखा है कि नहीं है? तो मैं आपको सीधी बात बता दूं, क्लोरोफिल ए, ग्रीन एल्गी जो है उसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और रेड एल्गी में भी क्लोरोफिल ए है। बाकी ये लिखा मैंने बी सी एंड डी। कितने लोगों को आ गया समझ लो? यस सर, समझ गया। ट्रिक समझ गया? ट्रिक समझे क्या? Yes, एबीसीडी sir. बोलना है बस, एबीसीडी, है ना, हो गया, है ना। और सर इसमें ई होता है ए और बी, इसमें होता है ए और सी, और इसमें होता है ए और डी। खत्म। सर ई किस में है? ई नहीं है, ई जो है डायटम्स डायनोफ्लैजेलेट, जो तुमने पढ़े होंगे प्रोटिस्ट, उनमें है, ठीक है। बहुत छोटे वाले जीव, छोटे वाले, उनमें होता है, ठीक है। सो ए बी ए सी और ए डी, तो बस ए बी सी डी बोलना है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको तो कितना इजीली याद हो गया। क्या टैलेंट है आपके अंदर, बताओ, भयंकर लेवल का टैलेंट है। सर अभी आगे बढ़ते बेटा, आप बोलो, पूछो। सर एल्गे क्या रिवर को पोल्यूट करता है? क्या? एल्गेज क्या रिवर को पोल्यूट करता है? क्यों नहीं करता है? एल्गल ब्लूम होगा तो रिवर को नहीं करेगा। अगर रिवर में अगर स्टैग्नेंट वाटर होगा ना तो करेगा, या बहुत स्लोली फ्लो होता है ना तभी करेगा। आप देखो कभी कभी स्मेल आता है वाटर को, एल्गी का, समटाइम्स ड्रिंकिंग वाटर को, है ना, इट हैपेंस। जब रेनी सीजन में तो और भी होता है, ठीक है। इसलिए वो प्रॉपर फिल्टर करके भेजते हैं ना आपके घरों तक पानी, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम ही क्या है, यही है। तो चलो बेटा नंबर 1, 1 बाय 1 मैं आपको अभी इसमें एडिशन करता हूँ। क्लोरोफिल ए के अलावा एक और पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये भी बेटा सारे ही एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ये दोनों ही यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? डन। अभी आता है बेटा नंबर 1। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, मतलब ग्रीन एल्गी के बारे में। देखो ये जो एल्गी होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं। आपको तो बता दिए सारे एग्जांपल मैंने। यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं। अभी यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट है बेटा, ग्रास ग्रीन क्यों? ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। आपको याद हो गया ए बी, सही है। ग्रीन एल्गी में ए है और बी है इन क्लोरोप्लास्ट। डन। अभी ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, एक्चुअली ये सेल वाले चैप्टर का पॉइंट है। सेल आप चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें आएगा ये, फिर भी यहाँ पे भी है, चलो देख लेते हैं। अगर आप इनके क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो वो डिस्क जैसा हो सकता है, ठीक है।
बेटा या तो प्लेट जैसा हो सकता है, शेप्स अलग अलग शेप में बेटा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, या रेटिकुलेट हो सकता है, या कप शेप। ये देखो कप शेप का तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है आपके सामने क्लियर दिख रहा है ना। या तो बेटा है ना स्पाइरल और रिबन शेप, स्पायरोगायरा में देखोगे इस तरह से रिबन शेप होता है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट पूरा, है ना। स्पायरोगायरा जब भी देखोगे तो उसके अंदर बेटा ऐसे रिबन जैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लॉन्ग और बिल्कुल ऐसे रिबन जैसा। सो हर एक एल्गी में क्लोरोप्लास्ट जरूर होता है, बट उस क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरी करता है, और उसको ये भी है ना इसके वजह से वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस करेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी ये तय होगी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो हर एक क्लैमाइडोमोनास में एक जैसा क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता। आप इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, कितने सारे अलग अलग टाइप दिखाई दे रहे कि नहीं, है कि नहीं। इसको देखो तो इसके तो सारे बेटा ये टूट ही गए हैं मतलब। सो इवन सिंगल क्लैमाइडोमोनास जीनस में अलग अलग प्रकार के स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं नहीं, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था डेब्रियानम, कॉक्सीफेरा, ब्राउनी ऐसे बताया ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली हम लोग स्टडी कर सकते हैं इन केस ऑफ व्हाट द एल्गी। इजी क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। इट इज एन ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर होता है, और इसका काम है बेटा फोटोसिंथेसिस। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फोटोसिंथेसिस जब भी होता है ना बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस का विजिबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस का विजिबल प्रोडक्ट होता है बच्चों स्टार्च। मतलब देखो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज जरूर बनता है, और ग्लूकोज 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 जोड़ करके बनता है एक पॉलीमर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। आपने शायद सुना होगा स्टार्च के ऊपर अगर आप आयोडीन डालते हो तो बेटा आपको ब्लू कलर मिलता है, यस सर। सुना है क्या, है ना। यस तो सर। ये बेटा क्या इंडिकेट करता है, अगर आपने आयोडीन डाला किसी भी प्लांट के लीफ के ऊपर और अगर वो ब्लू कलर का हो, इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर क्या बना है, स्टार्च। क्लोरोफिल। स्टार्च बना है ना, स्टार्च है ना, ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि स्टार्च है। यस स्टार्च सर। है मतलब क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्लोरोफिल है ना, और क्लोरोफिल है इसीलिए बेटा लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये सारी चीजें लिंक्ड है। बट इस स्टार्च को कहाँ स्टोर किया जाता है, इन एल्गी। तो बेटा मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनॉइड्स। तो बेटा जो ये होते हैं ना, ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है पायरेनॉइड, ये है सॉरी क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में ये सर्कुलर चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये जो है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पायरेनॉइड। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनॉइड्स स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेटा बता सकते हो पायरेनॉइड कहाँ होते हैं, बॉटम ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के बाहर, बिना ऑप्शन के बता सकते हो, आपको क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट के बनाने हैं। inside chloroplast. एग्जैक्टली लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क यू। और एक क्वेश्चन बेटा मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड की संख्या कितनी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा। एक, दोनों. दोनों यहाँ पे सर। लिखा हुआ है वन और मोर, यस और नो, इट मे बी, इट कैन बी वन और इट कैन बी मोर देन वन, यस और नो। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा मैं बिल्कुल सादा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। मैंने एक एल्गी दिया और मैंने बोला ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो इसके कौन से स्ट्रक्चर में स्टार्च स्टोरेज करके रखा होगा, तो आप बोलोगे सर पायरेनॉइड होता है, वो पायरेनॉइड है ना, ये बोलोगे आप। तीनों चीजें समझ में आ गई। तीन क्वेश्चन बेटा बनना है एक ही स्टेटमेंट से। पायरेनॉइड कहाँ होता है, इन क्लोरोप्लास्ट। कितने होते हैं, एक से ज्यादा। और क्या करता है ना सर, स्टार्च को स्टार्च। स्टोर करता है। अभी देखो नीट ने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, है ना। नीट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूँ मैं। नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। दिख रहा है क्या आपको? हाँ।
Yes, sir. Paranoids contain proteins besides starch, बट ऑप्शन क्या थे पता है? नीट में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन क्या थे बच्चों? उसमें ऑप्शन दिया था बड़ा ही अजीब सा, ठीक है, ऐसा सेंट्रल कोर प्रोटीन, ये कोर प्रोटीन है सेंट्रल, विच इज सराउंडेड बाय द स्टार्च। तो प्रोटीन कहाँ होता है? सेंटर में, और स्टार्च कहाँ डिपॉजिट होता है? उस प्रोटीन कोर के ऊपर, है ना। अगर आप धागे का बंडल बनाना चाहते हो एक, तो आप क्या करोगे? एक छोटा सा कुछ लकड़ी लोगे, उसके ऊपर धागा बुनना शुरू करोगे। वैसा ही है, जैसे जैसे स्टार्च बनता चला जाता है, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, ये जो प्रोटीन का कोर है बेटा, और उसके आजू बाजू ये जो ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है स्टार जो उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यही सेम क्वेश्चन हमारी नीट में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? कि स्टार्च जो जमा होता है, जिसको स्पायरोनॉइड्स कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया करने को कहा गया था। सो इन्होंने लिख दिया बिसाइड्स। अब ये बिसाइड्स का मतलब क्या है भाई? बिसाइड्स का मतलब है इट हैज अ प्रोटीन कोर, जो कि सेंटर में है, ठीक है, और पेरीफेरी में क्या जमा होता है बेटा? स्टार्च। आपको समझ में आया? सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, है ना, और यही एक्सपेक्टेशन है बेटा। अभी देखो ये एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा है आपके, बट क्वेश्चन क्या आया नीट में? अभी बच्चा कोई बेचारा एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा और उसने पैरानॉइड को थोड़ा सा इधर उधर देखा नहीं, तो वो तो बता ही नहीं पाएगा बिसाइड्स का क्या मतलब है। इज इट क्लियर? अरे समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी तो याद Yes, रखो। sir. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो रिपीट हो सकते हैं इसमें, इसलिए सब याद रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया सिंपल। कभी कभी कुछ एल्गी स्टार्च के अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स भी जमा करते हैं, ठीक है। मतलब रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है उसका? ग्रीन एल्गी का स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जो भी एल्गी ये जो क्लोरोफाइसिस स्टार्च जमा करते हैं, उस स्टार्च को बेटा हम लोग क्लोरोफाइसिस स्टार्च कहते हैं, सिंपल। क्योंकि जहां स्टार्च स्टोर हो रहा है उसको क्या करोगे? क्लोरोफाइसिन स्टार्च। तो बताओ रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है बेटा ग्रीन एल्गी का? इट हैज टू थिंग्स। कौन कौन से? Starch and oil droplets. Starch नहीं, and oil स्टार्च नहीं droplets. बोलना, ओनली स्टार्च नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोलो Oil ये वाला, droplets बोला. क्लोरोफाइसिन स्टार्च Chlorofalcine एंड starch. Okay, ऑयल okay. ड्रॉपलेट्स, ऐसा बोलना है। समझा ना आया? स्टार्च सही Yes, है, sir. स्टार्च गलत जवाब नहीं, बट आप स्टार्च बोलोगे तो काम खत्म है आपका। नेगेटिव मार्किंग वेट कर रहा है आपको, समझ लो। आपको बोलना है क्लोरोफाइसिन स्टार्च। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी में अलग प्रकार का स्टार्च है और ब्राउन एल्गी में अलग प्रकार का स्टार्च है, ठीक है। तो इसके स्टार्च को उनसे डिफर करने के लिए क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसिन स्टार्च एज वेल एज द ऑयल ड्रॉपलेट्स। आई अगेन आस्क यू क्वेश्चन, मुझे बताओ बच्चों ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? बताओ। Chlorophycin starch and oil droplets. एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, खत्म बात। यही क्वेश्चन नीट में आएगा, खत्म। आपने कार्य काम ही खत्म कर दिया। नाउ जितने भी एल्गी होते हैं ग्रीन एल्गी, दे हैव सेल वॉल, क्योंकि वो प्लांट है। तो उनका सेल वॉल कैसे बना है? सो दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है। मतलब उनका जो सेल वॉल होता है वो पेक्टोज और सेलुलोज इन दोनों चीजों से बना हुआ है, ठीक है। सेलुलोज एंड पेक्टोज, डन। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो आपको पता है उनमें ए और बी पिगमेंट होते हैं। आपको पता है उसमें बेटा स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर होता है, और आपको ये पता है उसके सेल वॉल में सेलुलोज और पेक्टोज है। यस, ये तीन चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, तभी आप बेटा प्रॉपरली ग्रीन एल्गी को समझ पाओगे। यस और नो? Yes, यस, sir. बहुत बढ़िया। सर आपने नाउ लास्ट में क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। सेल वॉल किस चीज से बना है ये बताया मैंने, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से और पेक्टोज से बना होता है, दैट्स इट।
है ना। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। पिगमेंट कौन से हैं, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, और सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, समझ रहे हो ना ये। क्योंकि ये तीनों ओके चीजें तीनों में डिफर करती है, तीनों में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है, अलग अलग प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल है, और सेल वॉल का कंपोजिशन तीनों में डिफर करता है, ठीक है। इसलिए हमें 100% पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ है क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और कारा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। नाउ सर आपको ये कैसे हमें कैसे याद हो जाएंगे, देखो आपको तो पता हो गया है, क्लैमाइडोमोनास ग्रीन है, वॉलवॉक्स ग्रीन है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन है, स्पायरो वगैरह ग्रीन है, सारे ग्रीन ही हैं। आप इसको इमेजिन करो ना, ये सब ग्रीन ही तो है, ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ वॉलवॉक्स का एनसीईआरटी का डायग्राम लाया है, देखो आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला यस सर, यस सर। है ना। इसको देखो आप, यहाँ क्या लिखा है, डॉटर कॉलोनी, क्या लिखा है रे, डॉटर कॉलोनी, डॉटर और ये कॉल क्या है, पेरेंट कॉलोनी। तो क्या वर्ड आपको याद आना चाहिए अभी बताओ, ये कॉलोनियल। सिनोबियम, बराबर है सोसीबियम कुछ ऐसा। है ना। सो दिस ओके सिनोबियम यू शुड रिमेम्बर, क्योंकि डॉटर कॉलोनीज बन रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज फिक्स्ड, 32। यस और नो। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा, जैसे कि यूलोथ्रिस एक और एग्जांपल है जो कि फिलामेंटस है, स्पायरोगैरा एग्जांपल है जो कि ग्रीन है, कारा एक एग्जांपल है जो कि ग्रीन ही तो है। देखो आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ब्रांचेस ऑफ कारा, यस सर। Yes, है sir. ना। मतलब सारी इमेजेस दिखा दिए ताकि आपको याद ही रहे। यूलोथ्रिक्स ग्रीन है, स्पायरोगैरा ग्रीन है, कारा ग्रीन है, कारा कारा नहीं है, ब्लैक नहीं है, कारा कारा नहीं है ये, ठीक है। सो इट्स ग्रीन, यस, रिमेम्बर दिस। ये देखो ना, ओरिजिनल इमेज लाई है बेटा, ये देखो, है ना, कारा की ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें देखो, है ना, रेटिकुलेट, आप थोड़ा ध्यान से देखना तो इसके अंदर का बेटा आपको ये भी दिखेगा, अगर आप मोबाइल रिबन वगैरह में तो लाइक। देख रहे हो तो, है ना, आपको स्पाइरल लाइक बेटा, रिबन लाइक आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे अंदर, ठीक है। स्पाइरोगायरा नाम से समझ में आता है ना, स्पाइरो, स्पाइरल, है ना, नाम से समझ में आता है स्पाइरोगायरा। तो देखो क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है। यूडोरिना जो नया ऐड किया हुआ है वो भी ग्रीन एल्गी है, जो नया ऐड किया है ना यूडोरिना, अभी जो बताया था अनाइसोगेमी में, है ना, वो भी यस बेटा सर, ग्रीन बिल्कुल एल्गी सर। है, सारे ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये सारे ग्रीन एल्गी है, इट्स सिंपल, नॉर्मल, डन। तो ये रहा बेटा ग्रीन एल्गी के बारे में, बट इसमें और भी कुछ पॉइंट मैं ऐड करूंगा ग्रीन एल्गी में, जैसे कि रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं इनके, ग्रीन एल्गी के, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन जो होता है उनका फ्रेगमेंटेशन से होगा, या तो स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। कौन से स्पोर बनाएंगे, तो बेटा जू स्पोर्स बनाते हैं, तो ये बायफ्लैजेलेटेड होते हैं जू स्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी तीनों शो करते हैं, क्योंकि इसमें कौन एग्जांपल है रे, क्लैमाइडोमोनास, सब होगा, आइसोगेमी होगी, अनाइसोगेमी होगी, ऊगेमी होगी। वॉलवॉक्स क्या शो करता है, ऊगेमी। स्पाइरो वगैरह क्या शो करता है, आइसोगेमिस कंडीशन। यूडोरिना क्या शो करता है, अनाइसोगेमिस नाइस हो कंडीशन, गया। है कि नहीं, तीनों है ना, यस और सर। अलग अलग भी है, ठीक है। ये सब बेटा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे याद रखना है कि जब भी इसके जो भी स्पोर्स बनते हैं उनमें जो फ्लैजेला बनते हैं हमेशा बेटा इक्वल लेंथ के फ्लैजेला बनेंगे और अपाइकल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। और इक्वल नंबर में रहेंगे, इवन नंबर में, मतलब दो ही फ्लैजेला होंगे। कितने फ्लैजेला होंगे, दो, ऐसे, या तो चार, ऐसा फ्लैजेला नंबर आपको देखने को मिलेगा, इक्वल नंबर में आपको फ्लैजेला बेटा इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर में, इक्वल लेंथ में, और हमेशा अपाइकल पोजीशन पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। इतना तो पक्का हो गया, याद हो गया है, स्पायरो वगैरह है कि नहीं, स्पायरो वगैरह यस कौन सर। से गैमेट बनेगा, कैसे गैमेट बनाएगा स्पायरो वगैरह, नॉन आइसो। मोटाइल, है ना, हमेशा नॉन मोटाइल गैमेट बनाता है ना स्पायरो वगैरह। आइसोगेमी, आइसोगेमस कंडीशन है स्पायरो वगैरह में। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको उसी दिन उसी समय याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा जो है बेटा, मतलब देखो अगर हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी
ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये बच्चों को ये ज्यादा होता है, एक ही दिन में इतना बड़ा डोज जो होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ सर, इसलिए ना अगर बहुत होता है। तो चलेगा मेरे को मैं तो बताओ, आप इमेजिन करो, मैं 3 घंटे का लेक्चर लेता था जिस बच्चे का, वो तो एकदम मतलब बम्पर हाइट। अब बताओ 3 आवर्स कितना बताया होगा मैंने, 3 आवर्स, है ना। सो अभी क्या करना है, मैं आपको बहुत सिंपल पॉइंट बता देता हूँ बेटा, है ना, टाइम की बात नहीं है। अगर ज्यादा बम्पिंग करूंगा तो थोड़ा मुश्किल। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लो या मॉड्यूल ले लो, उसमें से बेटा सिर्फ सिर्फ क्लोरोफाइसी पढ़ो। क्या करना है, ओनली क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना। उसके साथ साथ रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, और बेटा उनका पूरा चार्ट पढ़ेंगे तीनों को कंपैरेटिवली। और जब चार्ट बताऊंगा ना आपको, तो आप इतना कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, सब याद हो जाएगा। वो चार्ट जो है ना कंपैरेटिव, वो एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको और भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड यू विल बी गुड। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जाते जाते, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखते हैं? ठीक है, तो आंसर होता है क्योंकि उनके पास एक ब्राउन पिगमेंट होता है, उसका नाम है फ्यूकोक्सैंथिन। दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों होते हैं बताओ तो। उनके पास होता है ज़ैंथोफिल, और उस ज़ैंथोफिल का नाम क्या है बेटा? फ्यूकोक्सैंथिन, है ना, जानते हैं क्योंकि जानते हैं। फ्यूकोक्सैंथिन। ठीक है, बड़े अजीब से नाम रखे इन लोगों ने, बट इट्स ओके, है ना, हम लोग बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो देखो ये तो क्या, फ्यूकोक्सैंथिन जो है डेफिनेटली बेटा ज़ैंथोफिल है। नाउ इट्स अ ब्राउन पिगमेंट, इट्स अ ब्राउन पिगमेंट। मैं आपको एक और मजेदार बात, आपकी एनसीईआरटी में ना, आपको सबको इडली पसंद है? इडली नहीं सर। हाँ। नहीं भी पसंद है तो खा लेना, आज के दिन खा लो। देखो इडली का प्लेट देता हूं मैं आपको, पूरा साफ करके चाट जाना, पूरा खा जाना, छोड़ना मत। ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। एल फॉर लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से क्या मिलता है पता है आपको? आयोडीन। एल आई, नमक मार के इडली है भाई, है। ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल फॉर लेमिनारिया। हो गया इडली। इडली क्लियर है बेटा? Yes, sir. एक्टोकार्पस, लेमिनारिया, डिक्टियोटा। अभी आप ही बता दो साफ का मतलब क्या है। आपको पता है साफ का? बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार। एस ए क्या होगा? Sir, sargassum and fucus. सार्गैसम, बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा सार्गैसम। बेटा एफ क्या है? Fucus. फ्यूकस। फ्यूकस, ये फ्यूकोक्सैंथिन से नाम आया उसका, फ्यूकस, करेक्ट है ना। सो डेफिनेटली बेटा ये जितने भी आपको एल्गी के नाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताए हैं। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, ठीक है, then sargassum and fucus. These are the names which are given in your NCERT. So just I think you got the names of this brown algae. तो आधा तो काम हो गया आपका, बाकी इनके कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। आप इवन ये भी जानते हो कि इसमें पिगमेंट्स कौन से मिलते हैं, ए एंड सी, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है। जानते हो कि नहीं जानते हो? एबीसीडी आती है ना? यस सर, यस। Yes, बस sir. तो हो Yes. गया काम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटो, इसको है ना, नोट्स राइट। है ना, फियोफाइसी को और रेडोफाइसी को याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। सो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस सर डे। सर 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 हाँ बोलिए। सर सर आपसे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप ये सब स्लाइड्स भी किसी तरह भेज दो ना। उसमें आप कुछ कुछ फादर ऑफ वो सब लिखाए थे ना, और कुछ क्या कुछ क्या? ऐसा। सर आप हो सके तो प्लीज ये सब स्लाइड्स भी भेज दो ना। आप कुछ कुछ ट्रिक्स। नहीं, स्लाइड्स नहीं भेज सकते क्योंकि ये ऊपर है ना, एक दूसरे के ऊपर आती है। सर तो थोड़ा इसका टाइम पीडीएफ दोगे क्या, कन्वर्शन हम लोग नहीं हो स्क्रीनशॉट सकता। खींच आप एक काम करो, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन से बेटा, 1 and 1 कुछ भी नहीं है, सारे एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है, नोट कुछ तो भी भेजो अलग मेरा। चीज उसमें लिखी नहीं है। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका वीडियो भी देखना आप, क्योंकि रिवीजन के लिए। तो जब वीडियोस देखोगे तो बस अंडरलाइन करना है, डोंट राइट इट, जस्ट अंडरलाइन इन दिस योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और E1। यस, इट्स वेरी सिंपल।
पक्का ना, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करोगे इसको लेकर के भी आप? सर कितना सारा टिप्स ट्रिक्स है और सब फादर ऑफ क्या क्या आप नहीं देखो ये सब जो है ना, फिर से वही बात बोल रही हो सर, कितना सारा है, क्या होगा, पूरा दुनिया गोल है ना, आसमान में कितने तारे, ये जितना रोते रहोगे ना, दिस इज है ना, ये बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिंपल बनो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीतने के लिए। डेफिनेटली बेटा, है ना, बिल्कुल है कि नहीं, आपको बिल्कुल बेटा समझना है, ये सिंपल है। ये तो बाकी जो नोट्स है मैं भेज दूंगा, है ना, बाकी तो बढ़िया है ना। ओके सर। जो भी लिखा हुआ है दैट आई विल सेंड, नो इश्यू दैट वन। जो पीपीटीज में है बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, हैव अ गुड sir. इवनिंग। बेटा, हाँ बेटा। सर आप नोट